हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपकी सीटेट की हिंदी की क्लास नंबर फर्स्ट। तो हिंदी के अंदर जिस प्रकार का पैटर्न अब देखने को मिला है, काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है तब से जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, चाहे आपकी हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज हो, आपने संस्कृत लियो, इंग्लिश लियो, कोई भी आपने लैंग्वेज लियो, अगर आपने हिंदी अच्छे तरीके से कर ली तो आपकी दूसरी लैंग्वेज अपने आप ही हो जाती है। और सभी का पैटर्न अब काफी अच्छा देखने को मिलता है, काफी कुछ नए कंसेप्ट देखने को मिलता है, काफी चीजें एनसीईआरटी के कई मॉड्यूल से देखने को मिलती है। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, मुझे पता है दूसरा ही तरीका आप लोग पकड़ोगे। पहला तरीका ये है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, उसके अंदर जो जो कंसेप्ट आ रहा है उसको ढूंढिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मॉड्यूल उठाकर वहां पर पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद अपने नोट्स बनाते चलिए। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो चीजें करा रहा हूं बस उतना कर लेना, मुझे पकड़ के रखना और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हिंदी के अंदर आप लोग देखना, जब आपकी क्लासेस चलेगी, जो जो नए कंसेप्ट आपके पूछे जा रहे हैं, जो जो नए टॉपिक आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, तो वो सभी आपके बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर कराता चलूंगा। बस इसके साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते जाना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, वरना इससे ज्यादातर आपकी चीजें यही से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज आपकी हिंदी की क्लास फर्स्ट जो है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैं एक चीज बता दूं, जो भी आपने लैंग्वेज लियो, जैसे यहाँ पर हिंदी की बात करी जा रही है, तो आपके एग्जाम में हिंदी जो आती है आपकी 30 नंबर की हिंदी आती है। ये 30 नंबर दो पार्ट में आपका बटा होता है। पहले 15 नंबर में आपके एक गद्यांश या काव्यांश या मतलब दो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, वो पैराग्राफ करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, वरना आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, ऑफलाइन पेपर होने लगा है अब तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, तो बाकी के नंबर 15 नंबर में आपकी पूछी जाती है पेडागोजी पूछी जाती है, जो मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से करोगे या मुझे मुझे पकड़ के करोगे, ठीक है, वो आप लोग सेलेक्ट कर लो। मुझे पता है एक भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि मैं खुद से कर लूंगा। ठीक है, तो 15 नंबर के जो आपके पैराग्राफ आ रहे हैं, इसके अंदर गद्यांश काव्यांश आ रहे हैं, उसकी तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर एक तरीका बताया हुआ है कि कैसे सोल्व करना होता है, तो उसको आप लोग यहाँ पर कर लेना। ठीक है, और पेडागोजी मैं आपके लिए कराता हूँ। ठीक, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैंने सीडीपी की क्लास कराई थी आपके लिए, तो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। आज आपकी हिंदी की क्लास है। ठीक है, इस प्रकार से मेरी क्लासेस आप लोगों के लिए चलने वाली है, तो सभी क्लासेस मिलती रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनको कोर्स लेना है और या सारा कंटेंट जिन लोगों को चाहिए, तो आप लोग मेरी प्ले स्टोर पर जाकर सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर अपने कोर्स ले सकते हो, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक टीचर के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, सभी सब्जेक्ट पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, और ना ही मतलब उनको कंप्लीट करा पाना पॉसिबल होता है। कुछ सब्जेक्ट को कोई भी टीचर, या जैसे मैं भी कई सब्जेक्ट कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर सोशल साइंस हो गया, बहुत बड़ा होता है, साइंस हो गया, बड़ा हो गया, संस्कृत की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट मतलब हो जाते हैं जिनको आपको या तो खुद से पढ़ सकते हो या कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, और सभी टीचर पढ़ाते हुए इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग ले सकते हो, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी क्लास स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों के अंदर सेम ही आपकी लैंग्वेज आती है, यानी सेम ही आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो आप लोग दोनों ही पेपर वाले इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सेम कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, बस कभी पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कोई कोई क्वेश्चन एग्जामिनर प्राथमिक के हिसाब से, प्राइमरी के हिसाब से पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन आपका सेकेंडरी यानी माध्यमिक के हिसाब से पूछ लेता है, वरना 99% आपका सिलेबस पैटर्न सब चीज सेम ही है आपका। ठीक है, और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि 30 में से आपका कितना स्कोर यहां पर देखने को बना है। ठीक है, और ये देख लेना आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन तो इस वाली वीडियो से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आज यार बड़ी बढ़िया पीडीएफ बनी हुई है, ठीक है बड़ी रोमांचक तरीके से बनी हुई है। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है जी, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है अंजलि, ठीक है, अंजलि वाली अपनी हाजिरी लगा दो भाई। अंजलि पटना से यानी बिहार से मुंबई ट्रांसफर होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है, और जो उसके सहपाठियां होती है, उसकी सहेलियां होती है या उसके दोस्त यार भी होते हैं, ठीक है, लड़के भी होते हैं, लड़कियां होती है, और आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? अब बताओ भाई अंजलि ने यहां पर क्या काम करा। देखिए आपके एग्जाम के अंदर बड़ा सदावारी आपका टॉपिक दिया रहता है, इस टॉपिक को मैं आपको बताता हूं, निपुण वाला। अभी मैं निपुण के साथ भी निपटूंगा, ठीक है, एक सेकंड को। देखिए आपके एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, जो आपके भाषा से संबंधित देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पूछे जाते हैं, एक तो भाषा का अधिग्रहण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक तो भाषा
अधिग्रहण पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन पूछा जाता है, और एक देखने को मिलता है आपका भाषा अधिगम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है आपका भाषा अधिगम देखने को मिलता है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसको अर्जन लिखो, सबसे फेमस वर्ड आपका अर्जन चलता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए सिंपल सी चीज समझना, जो मैं आपको बता रहा हूं आपकी चीज समझ में आ जाएगी, पहले मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, जब किसी भाषा को एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही सीख लिया जाता है, यूं ही सीख लिया जाता है, तो वो होती है आपकी भाषा अर्जन। जैसे मेरी भाषा जो है, मातृभाषा मेरी हिंदी है, तो जो मेरी यहां पर मातृभाषा है, कौन सी? जो मेरी यहां पर मातृभाषा है, तो चाहे आप लोगों की जो भी मातृभाषा हो, किसी की हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कुछ भी हो, तो इस भाषा को हमने अपने आप ही सीख लिया। कैसे सीखा? मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मेरी मातृभाषा मान लीजिए हिंदी है, तो इस भाषा को मैंने अपने आप ही सीख लिया। कैसे सीखा? इसको सीखा मैंने अपने परिवार से, इसको मैंने सीखा अपने परिवार से। परिवार के अंदर हिंदी बोली जाती थी, तो मैंने क्या काम करा है, आप लोगों ने क्या काम करा? जैसी भाषा हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर बोली जाती थी, उस भाषा का हमने क्या काम करा? उस भाषा का हमने करा अनुकरण। अनुकरण मतलब इमिटेशन, कॉपी करा। जैसी घर के अंदर भाषा बोलते थे वैसे हम लोग अपना बोलना सीख गए, और कॉपी करके ये हमारी मातृभाषा आ गई, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, यानी एक प्राकृतिक रूप से। कैसे? एक प्राकृतिक रूप से हमने जो अपनी मातृभाषा होती है, या हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको अपने आप ही हम सीख लेते हैं, यूं ही सीख लेते हैं, बिना किसी एफर्ट के सीख लेते हैं। इसलिए जो आपकी भाषा अर्जन होती है, भाषा अर्जन आपकी कैसी होती है? सहज होती है। भाषा अर्जन आपकी स्वाभाविक होती है, और भाषा अर्जन आपकी कैसी होती है? सरल होती है। किसी को अपनी मदर टंग सीखने के अंदर कोई दिक्कत आई है क्या? अगर दिक्कत आई है तो हाथ खड़ा कर दो, ठीक है, और ऐसे के हाथ काट लियो आज, जो अगर कोई खड़ा करे। मातृभाषा सीखने में किसको कोई दिक्कत आ जाएगी भाई? तो मातृभाषा सीखने में किसको दिक्कत नहीं आती, हम लोग कॉपी करके अपने आप ही सीख जाते हैं जब हम छोटे बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कह सकते हो, ये होती है आपकी पहली भाषा, ये होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको आप लोग अपनी घर की भाषा भी कहते हो। ठीक है, जिसको आप लोग अपने घर की भाषा भी यहां पर कहते हो। ठीक है, ये आप लोग समझ गए भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन का, जब हम किसी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, उसको अर्जित करते हैं। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं भाषा अधिगम की, बात करते हैं। अब हम लोगों ने अपनी मातृभाषा है, मेरी हिंदी मातृभाषा है, तो हमने पहले अपनी मातृभाषा हिंदी सीख ली। अगर मान लीजिए हमें कोई अन्य भाषा सीखनी हो, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो, मान लीजिए आपका संस्कृत का मन करे, उर्दू का मन करे, पंजाबी का आपका मन करे। अब बहुत से बच्चों की यहाँ पर मदर टंग जो होगी, मातृभाषा यहाँ पर पंजाबी भी होगी, तो उनके लिए कोई दूसरी भाषा, हिंदी उनके लिए दूसरी भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा मन है कि भाई मुझको इंग्लिश सीखनी है, मुझे यहाँ पर क्या सीखनी है? दूसरी भाषा सीखनी है। क्या, कौन सी सीखनी है? सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है। तो दूसरी भाषा मुझे सीखनी है यहाँ पर कौन सी? इंग्लिश मुझे दूसरी भाषा सीखनी है। ठीक है, आईओ भी आईओ इंग्लिश सीखना चाहोगे, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए, अब दूसरी भाषा में अपने आप नहीं आएगी, दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें इंग्लिश के टीचर की जरूरत पड़ेगी, जो हमको भाषा सिखा सके। हमको इंग्लिश की किताबों की जरूरत पड़ेगी, हमको इंग्लिश के जो नियम होते हैं, जो इसके ग्रामर के रूल होते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर यहां पर दूसरी भाषा के लिए हमें यहां पर संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिन संसाधन के अंदर आपके टीचर, किताबें, नियम वगैरह सब चीज आ जाती है। इस भाषा को हम इनके माध्यम से सीखेंगे। यहां पर हम लोग मातृभाषा को अपने आप ही सीख गए, प्राकृतिक रूप से सीख गए, लेकिन यहां पर इसको सीखने के लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये कैसी होती है? ये भाषा होती है आपकी प्रयासपूर्ण होती है। ठीक है, प्रयास लगाना पड़ता है, और जटिल भी होती है, यानी कि ये भाषा जो होती है आपकी कठिन होती है। इंग्लिश को सीखने में एफर्ट लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता? लगाना पड़ता है आपका एफर्ट। ठीक है, तो आप लोग सीख गए, और इसी भाषा को ये सीखा जाता है आप लोगों के, जब बच्चा स्कूल में जाता है तब इस भाषा को सीखता है, यानी कि ये भाषा हो जाती है आपकी औपचारिक भाषा हो जाती है। कैसी हो जाती है? औपचारिक भाषा हो जाती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा बच्चा स्कूल में जाकर अपनी ग्रहण करता है, ये औपचारिक भाषा हो जाती है। और ये भाषा हो जाती है आपकी अनौपचारिक हो जाती है। क्या हो जाती है? ये भाषा हो जाती है आपकी अनौपचारिक भाषा हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख लिया जाए तो आपकी भाषा अर्जन, और जब जिस भाषा को सीखने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़े तो आपकी भाषा अधिगम होती है। अब आ जाते हैं अंजलि के ऊपर। आओ देखो अंजलि ने क्या काम करा। अंजलि ने यहां पर जो काम करा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। एक सेकंड भाई, अच्छा ये चेंज हो गया। अब अंजलि ने यहां पर क्या काम करा है? अंजलि ने कराया कि पटना से जब मुंबई ट्रांसफर हुई तो स्कूल में एक भाषा के रूप में उसने इंग्लिश पढ़ी। यानी स्कूल में जो उसने भाषा पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? इंग्लिश पढ़ी। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी भाषा अधिगम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी भाषा अधिगम हो जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्त यार के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मराठी सीख ली, यानी प्राकृतिक रूप से सीख ली उसने। तो मराठी क्या हो जाएगी? मराठी हो जाएगी भाषा अर्जन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाषा अर्जन हो जाएगी।
अब इस तथ्य से आपकी क्या राय बननी है, चलो भाई अपनी राय दो। दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है? जी नहीं, एक भाषा अर्जन है, एक भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, आगे पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश तो हमारी भाषा अधिगम है ना, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, बिल्कुल ठीक है। और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। थर्ड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के कंसेप्ट को समझे होंगे। ये सदाबहार है आपका, पहले भी पूछा जाता रहा है, अभी भी आपका पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो 1 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो। तो चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक अध्यापक क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाने का आनंद लेने, कैसे पढ़ने का आनंद लेने और जो कंसेप्ट यानी अवधारणा होती है उसकी बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहता है। यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? आनंदपूर्ण पढ़ने की बात हो रही है। बेटा आराम से पढ़ो, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग की यहां पर बात हो रही है कि जैसे हम लोग बचपन में थे, तो भाई बचपन में मेरा पता है क्या मन करता था। जैसे मैं 5th क्लास में था तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, ठीक है। तो वो आती थी डोगा की आती थी, नागराज की आती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की कॉमिक्स आती थी। आई होप आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। जो 90s के जो कीड है ठीक है, बच्चे हैं 90s के, तो उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा। तो हमें उसे कॉमिक्स को पढ़ने में बड़ा मजा आता था। मैं घर से पैसे लेकर जाता था और मैं पता नहीं कितनी पढ़ चुका था, ठीक है। चाचा चौधरी की पढ़ते थे हम लोग, तो इनको पढ़ने में हमें मन लगता था। अब जैसा आप लोग बड़े हो गए होंगे, ठीक है, मुझे लगता नहीं कोई पढ़ता होगा, कोई एक आधा ही होगा किसका नोवेल पढ़ने का मन होगा। इसको क्यों पढ़ता है आदमी? अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मजे के लिए पढ़ता है, इंटरेस्ट लेने के लिए यहां पर पढ़ता है। वही बात यहां पर एक टीचर एक बच्चे को ले रहा है कि बेटा अपने मजे के लिए पढ़े, ठीक है। कोई भी चीज मान लीजिए क्लास टीचर ने बच्चों को इस प्रकार की कोई किताब दे दी, कोई ऐसा टॉपिक दे दिया, तो यहां पर किस प्रकार का अभ्यास हो रहा है। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ चीजें यहां पर डिस्कस कर देता हूं, आई होप आपकी समझ में आ जाएगी। ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर पढ़ने की बात हो रही है। अब देखिए जो आपके बेसिकली जो आपके पठन होता है, पढ़ने के जो प्रकार के बारे में पूछा जाता है, तो आपके 4 प्रकार के पढ़ने के प्रकार आपके सामने दिए रहते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के पढ़ने के प्रकार है, नजर डाल लेते हैं। पहला होता है आपका स्किमिंग, पहला होता है आपका स्किमिंग, ठीक है। स्किमिंग का मतलब होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। यानी सरसरी पठन आप लोग इसको कह सकते हो, ठीक है। सरसरी तौर पर पढ़ना, ठीक है। जैसे आप लोग जब एग्जाम का टाइम रहता है, तो मैंने देखा है एग्जाम सेंटर के बाहर भी कुछ बच्चे जो है मेरे वाले, या तो नोट्स लेके बैठे रहते हैं, मेरी मैराथन देखते हैं या पेड क्लास जो भी देखते हैं, और सरसरी तौर पर पढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियो को बहुत आगे स्पीड में करके देखते हैं। जो अभी मेरी स्पीड चल रही है ना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हुआ नजर आऊंगा। क्यों? सरसरी तौर पर पढ़ते हैं कि बस मेन मेन पढ़ के चले जाओ, हमारा एग्जाम काम हो जाए, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्किमिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें आपकी, दूसरी होती है आपकी स्कैनिंग होती है। दूसरी होती है आपकी स्कैनिंग होती है जब इसके अंदर बच्चा अपना बारीकी से पढ़ता है, यानी कि आपका बारीकी से पढ़ता है, इसके अंदर आपका ये हो जाता है, आपका स्कैनिंग हो जाती है, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है स्कैन कर करके पढ़ता है, जैसा भी आप लोग पढ़ रहे हो, एक एक चीजों को स्कैन कर करके पढ़ रहे हो, ठीक है। तो दूसरी आपकी स्कैनिंग हो गई। बाकी 2 बताओ अगर आपको पता हो तो। बाकी दूसरी लैंग्वेज में भी पूछी जाती है। एक होती है आपकी इंटेंसिव होती है, ठीक है। एक होती है आपकी इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव का मतलब आपका क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब आपका होता है कि जब यहां पर बच्चा गहन पठन करता है। क्या काम करता है? जब बच्चा यहां पर गहन रूप से पढ़ता है, ठीक है, ये पढ़ता है। और एक होती है आपकी एक्सटेंसिव होती है, एक होती है आपकी एक्सटेंसिव होती है जब इसमें बच्चा जो होता है या कोई भी बड़ा होता है वो व्यापक रूप से पढ़ता है। कैसा होता है? व्यापक रूप से जो होता है वो पढ़ता है और मजे के लिए पढ़ता है, ठीक है। तो मैंने कहा व्यापक रूप से पढ़ता है, मजे के लिए पढ़ता है, जॉयफुल लर्निंग करता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। तो कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यापक रूप से पढ़ना, यानी कि आपका विस्तृत पठन हो जाएगा, ठीक है। गहन पठन नहीं होगा आपका। जिग्सो पठन का मतलब है एक प्रकार की, जैसे जो पहेली के माध्यम से बच्चा पढ़ता है। क्या काम करता है? जैसे कोई बहुत बड़े सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा आपका चैप्टर है, उसको छोटे छोटे चैप्टर के अंदर आपका बांट लिया यहाँ पर, तो ये आपकी जिग्सो पठन हो जाएगी। तो इसकी बात तो इसने कही नहीं, साथ ही पठन भी नहीं है। तो आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? आंसर इसके अंदर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप आप लोग फर्स्ट के साथ जा रहे होंगे। और ये इनको आप लोग देख लेना, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। सरसरी पठन, बारीकी पठन, गहन पठन, व्यापक या विस्तृत पठन, ठीक है। आई होप आपको पढ़ने के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ये पढ़ने के प्रकार एग्जामिनर बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को, अच्छा रेड दिख नहीं रहा सही से, चलो यार येलो कर लेता हूँ, ठीक है, येलो कर लेता हूँ। आज ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की मतलब थीम बनी हुई है, तो मैं येलो कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई नजर डाल लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
अरे यार चल जाए येल्लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने बताया था एनईपी 2020 को भाई नेट से जाना, एनईपी 2020 लिखना, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है, जाके डाउनलोड कर लेना। आपको वहां से काफी चीजें देखने को मिलती है, पेपर के अंदर भी और किसी और एग्जाम के अंदर भी। अगर जिन बच्चों ने जैसे बैच वगैरह ले रखा है तो उनको वहां पर सारा वो मिल ही जाता है। बट मैं यूट्यूब पर भी इसको एक एक चीज जो इसके अंदर आपके एग्जाम की पूछी जाती है उसके माध्यम से करा रहा हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहला, बच्चों द्वारा जो सीखी जा रही 3 भाषाएं है उनमें से कम जो आपकी है 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या बात करता है, जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता रहा है, जिसको आप लोग कहते हो त्रिभाषा सूत्र कहते हो। क्या कहते हो? जिसको आप लोग कहते हो त्रिभाषा सूत्र, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, हमें स्कूल के अंदर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ानी जरूरी होती है। 3 भाषाओं में पहली जो भाषा हो जाती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है बच्चे की मातृभाषा। कौन सी होती है? वो होती है बच्चे की मातृभाषा होती है, यानी कि बच्चे की मदर टंग होती है सबसे महत्वपूर्ण। यानी देखिए कोई भी आपकी जैसे मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहा हूं, पहली जो 68 में आई थी, फिर 86 में आई थी, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ 92 में आई थी, फिर 2020 के अंदर ये आपकी सबसे बड़ा शिक्षा नीति देखने को मिली है। सभी ने जो मुख्य रूप से जो फोकस करा है, चाहे आप लोग एनसीएफ उठा लोगे कुछ भी उठा लोगे, सभी ने मुख्य रूप से फोकस करा है बच्चे की मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, सबसे ज्यादा चीजों को समझ पाता है, सबसे ज्यादा व्यक्त कर पाता है अपने विचारों को। तो पहली भाषा जो होगी बच्चे की होगी मातृभाषा। मान लीजिए जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मेरी मातृभाषा कौन सी है? मेरी मातृभाषा यहां पर हिंदी है। कौन सी है? मेरी मातृभाषा यहां पर हिंदी है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मेरी मातृभाषा हिंदी है तो दूसरी आपकी इंग्लिश रहेगी और तीसरी कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई या मराठी हो गई, कोई भी ऐसी भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आपकी 3 भाषाओं की बात करता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषीय सूत्र। तो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है कि जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको आपको स्कूल के अंदर अप्लाई करना है। बट ध्यान रहे ये आपकी स्कूल की जिम्मेदारी है कि इस त्रिभाषा सूत्र को किसी के ऊपर थोपा ना जाए या किसी स्टेट के ऊपर इसको थोपा ना जाए। ठीक है, तो किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, या चाहे कोई भी पॉलिसी हो, उसको थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो शिक्षा का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब समवर्ती सूची का मतलब है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है मिलकर कोई चीज आगे बढ़ाती है, काम करती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मानता तो नहीं आपका इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा का जो विषय है वो आपका समवर्ती सूची के अंदर आ गया है। ठीक है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी स्टेट पर त्रिभाषा सूत्र को थोपा ना जाए। यह बात आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कही हुई है। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई 2 भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक तो मेरी मातृभाषा हिंदी हो गई और दूसरी भी यहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज होगी। मान लीजिए यहां पर कोई साउथ का बच्चा है या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से है, कोई आपका असम, मिजोरम, मेघालय वगैरह इधर से आपका कोई बच्चा है, तो उसकी यहां पर मदर टंग वो हो जाएगी, दूसरी उसकी इंग्लिश हो जाएगी या हिंदी हो जाएगी और तीसरी इंग्लिश हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो 3 भाषाओं की बात करता है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बच्चों द्वारा सीखी जा रही 3 भाषाओं में से एक भारत की शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। अच्छा, आंसर तो हमारा मिल ही गया इसके अंदर, लेकिन चलो ऑप्शन दूसरा पढ़ दिया। तो यहां पर बात हो रही है आपकी शास्त्रीय भाषाओं की, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है, शास्त्रीय भाषा होती है, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है? तमिल हो गई, शास्त्रीय भाषा है तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, और सीटेट के एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन सेम एज इट इज उठाकर पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ठीक है, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, उसके अलावा मलयालम हो गई, उसके अलावा आपकी संस्कृत हो गई, और जो अभी आपकी बनी थी लेटेस्ट वो हो गई आपकी ओडिया हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक भाषाएं होती है। क्लासिकल लैंग्वेज यानी सांस्कृतिक भाषा यूं ही नहीं बन जाती अपने आप, इसको बनने का प्रोसीजर होता है। इन भाषाओं का कई सालों का इतिहास होना चाहिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ होने चाहिए। ठीक है, तब जाके मतलब क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो ये हमारी शास्त्रीय भाषा होती है, कभी कभी एग्जामिनर ने सीधा भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हमारा तो पहले मिल गया था, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा येलो वाले में चमक रहा है ना सही से? ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक अध्यापक का मत है कि जो भाषा दिगम होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है, उसके लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। ये तो भी वही वाली बात होगी भाषा दिगम की, जो अंजलि जो है वो सीख जाती है। कौन सी सीखी थी? मराठी सीखी थी ना अंजलि ने, उससे बिहार पटना से जाके। ठीक है,
तो वो महत्वपूर्ण उद्दीपन होती है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है, उसका यह विचार किससे मिलता है? यानी जब बच्चा किसी भाषा को समाज से इंटरेक्ट करके सीख रहा है, तो ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने यहां पर कही थी? चलो नजर डालते हैं। पहले प्याजे, प्याजे ने तो भाई भाषा को महत्वपूर्ण माना ही नहीं। क्या नहीं माना? भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। प्याजे ने चिंतन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। इन्होंने यही कहा कि पहले आपका चिंतन ही आता है, भाषा पर ज्यादा इन्होंने कोई तवज्जो दिया भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने कहा कि जो बच्चे की जो भाषा होती है, तो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाई इन्नेट एबिलिटी होती है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही भाषा सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होता है। अब क्या हो गया सर, हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे? हाँ भाई, मैं भी और तुम लोग भी सभी ऐसे ही पैदा हुए। तो हमारे अंदर जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता है। मतलब आप लोग चाहे बिल्कुल ही डफर हो, कितने ही गधे हो, लेकिन आपके अंदर भाषा सीखने की क्षमता थी। आप लोगों ने अपनी मातृभाषा सीख ली। वही बात आपके नोम चोम्स्की कह रहे हैं कि जैसे आपने जो अपनी मातृभाषा सीखी है, वो आप लोगों ने अपने आप जो सीख ली, ये आपके अंदर जन्मजात क्षमता थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है, भगवान ने एक डिवाइस लगाया हुआ है, उस डिवाइस का नाम होता है आपका एलएडी। क्या डिवाइस का नाम होता है? एलएडी। एलईडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज। एलईडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज। ए का मतलब होता है आपका एक्विजिशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन के बारे में, और डी का मतलब तो डिवाइस ही होगा, ये तो आपको पता है। तो हमारे माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिससे हम किसी भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, जैसे हमने अपनी मातृभाषा को अर्जित यहां पर करा। ठीक है, इसी डिवाइस की हेल्प से हम जो भी भाषा होती है उसके यहां पर क्या काम कर जाते हैं, उसके व्याकरण, जो उसका ग्रामर है, उसकी नॉलेज हमको हो जाती है। यानी हम किसी भाषा के सार्वभौमिक व्याकरण की हमें यहां पर जानकारी हो जाती है। यानी यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है? यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं आपके नोम चोम्स्की बात करते हैं। बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा किसी भाषा को सीखता है, ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग थोड़ी सीख रहा है, या तो बच्चा अपने आप ही सीख रहा है, पैदा होने की क्षमता के साथ आ रहा है बच्चा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्किनर की, बात करते हैं बीएफ स्किनर की बात करते हैं। तो बीएफ स्किनर ने कहा कि जो बच्चा भाषा सीखता है वो सिर्फ यहां पर कॉपी करके सीखता है। आप लोग एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसको ये मेरा नेगेटिव टैग वर्ड है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये वर्ड आपने सुना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिख लो, चाहे इसकी जगह लिख लो आप लोग अनुकरण लिख लो, या इमिटेशन लिख लो, कॉपी कर लो। यानी जो बच्चा सीखता है वो भाषा को नकल करके, कॉपी करके सीखता है। ये स्टेटमेंट आपके बीएफ स्किनर का बनता है। अगले बच्चे आपके लेव वाइगोस्की, जिन्होंने दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसके अंदर इन्होंने 3 चीजों के ऊपर फोकस करा, समाज, संस्कृति, और तीसरा फोकस करा था इन्होंने भाषा के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज को, चाहे भाषा हो, व्यवहार हो, कोई भी चीज सीखना हो, वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी कि जो अध्यापक जोड़ों में और समूह में वो गतिविधियां करा रहा है ताकि बच्चे आपस में अंतःक्रिया करके किसी भाषा को सीखते हैं, तो ये आपके लेव वाइगोस्की साहब है। आंसर नंबर 4 यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, आपके एलईडी आप लोग यहां पर लिख रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा के कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं। जिन लोगों ने सीडीपी की क्लास देखी है उनको अभी तक आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक फोल्डर बना होता है। तो भाषा से संबंधित जितने भी काम रखे होते हैं, ये इस प्रकार के क्या है, एक फोल्डर के अंदर रखे होते हैं कि भाषा, बच्चा किस प्रकार से भाषा को बोल रहा है, कहां पर अटक रहा है। मान लीजिए भाषा बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है, नाटक कर रहा है, तो वहां पर किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है, किस प्रकार से अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, किस प्रकार से बच्चा भाषा को लिख रहा है। ठीक है, ये सभी एक फोल्डर के अंदर एक टीचर ने रख दिया। और बाद में जो स्टूडेंट है उसकी भाषा उपलब्धि, यानी जो भाषा का जो अचीवमेंट है, उसके आकलन के लिए कि बच्चे ने भाषा कितनी सीखी है, इसका भी तो आकलन करना है हमें, तो उसके आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आकलन यानी असेसमेंट की यह स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है वो आपको बताना है। तो देखो, आपको इसकी जो मैंने ड्राइंग बनाई है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पोर्टफोलियो। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका पोर्टफोलियो। इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। बेसिकली आपकी एक फाइल है, ऐसा एक फोल्डर होता है जिसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें तो खाली इसने एग्जामिनर ने भाषा से संबंधित रिकॉर्ड कहे, बट इस फोल्डर के अंदर बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसके स्कूल का जो भी टीचर रहता है वो बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता है, बच्चे की क्या उपलब्धि है, भाषा की क्या उपलब्धि है, दूसरे काम किस प्रकार से कर रहा है, कोई कमी तो नहीं आगी सीखने के दौरान उसके, या किसी प्रकार की दुर्घटना तो नहीं होगी, मम्मी पापा क्या काम करते हैं, उसका क्या क्या परिस्थिति है, सभी इस फोल्डर में
में रखता है। जब ये बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाता है तो अगली क्लास वाले टीचर को एक फाइल या फोल्डर दे देता है। अगली क्लास वाला टीचर इस फोल्डर को देखता है, अच्छा पूरे साल भर के दौरान बच्चे की जो उपलब्धि अचीवमेंट है वो इतने इतने। तो असेसमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका आपका क्या है, इसके अंदर माना जाता है पोर्टफोलियो। इसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षण। देखिए निदानात्मक, जिसको आप लोग कहते हो डायग्नोस्टिक, जिसको आप लोग क्या काम कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो डायग्नोस्टिक। देखिए निदानात्मक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस का क्या मतलब होता है, जैसे जिसका एक एग्जांपल मैं देता हूं जो फोर्थ फेमस हो गया है। डायग्नोस का क्या मतलब होता है, किसी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या होता है, समस्या की पहचान करना। जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे कोई भी रोगी होता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले जो रोगी होता है उसको क्या काम करता है, उसको डायग्नोस करता है। डॉक्टर क्या काम करता है, रोगी को डायग्नोस करता है, समस्या की पहचान करता है। हाँ भाई बता क्या दिक्कत है तुझे, वो अपनी दिक्कत बताता है। ठीक है कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं और दिमाग में सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम कर, चल अपना कुछ सीटी स्कैन वगैरह करवा के ला, ये चीज करवा के ला, या उसकी कुछ रिपोर्ट ले लेता है या ऐसे जानकारी जुटा लेता है। ठीक है, तो समस्या की पहचान करी। समस्या की पहचान करने के बाद फिर जो डॉक्टर होता है वो क्या काम करता है, उपचार करता है। क्या काम करता है, उपचार करता है, जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उपचार कैसे करेगा कि सर में दर्द हो रहा है, पेपर नजदीक आ रहा है, क्या काम करूं, तो डॉक्टर पता है क्या कहेगा, एक पर्ची के ऊपर लिख देगा कि तुम पागल हो, यहां पर आए हो, जाओ यूट्यूब पर जाकर सचिन सर की क्लास ले लो या उनके पेड बैच में सारे सब्जेक्ट पढ़ लो और जाओ, अपना तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। तो ऐसी दवाई लिखकर दे देगा जिससे बच्चे उसका क्या हो जाएगा, उसका उपचार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका बच्चा होता है, बच्चा पढ़ने के दौरान जो भी गलती करता है तो टीचर उसको डायग्नोस करता है, समस्या की पहचान करता है कि बच्चा पढ़ने के दौरान क्या क्या गलतियां कर रहा है, कहां समस्या उसको आ रही है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको पढ़ने के दौरान समस्या ना आती हो। जब टीचर को बच्चे की समस्या का पता लग जाता है, फिर जो टीचर होता है उसको उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उसको रिमीडियल टीचिंग देता है। रिमीडियल टीचिंग कैसे देगा, उसके लिए कुछ अलग अलग प्रकार के टीएलएमओ के माध्यम से उसको पढ़ा देगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यहां पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए आपको मेरा एक तरीका पढ़ाने का समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी जो मेरी यहां पर टीचिंग मेथड होगा उसके अंदर चेंज करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब तरीकों से वो बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण यहां पर देता है। ठीक है, अगला बात करते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख, जिसको बोला जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है। इसमें भी बेसिकली बच्चे से जुड़े संबंधित सभी प्रकार के इसके अंदर भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और आगे योगात्मक आकलन तो आपका वैसे भी नहीं होने सरा। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, आपका सिर्फ आपका पोर्टफोलियो आकलन है। आंसर नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है यार, 18 तो हो गए, 20,000 इसको करवा दो आप लोग, तो 20,000 पहली क्लास हमारी हो जाएगी, इस सीजन की हो जाएगी। ठीक है, वरना तो आप लोग रिकॉर्ड बनाते हो, 70,000 के करीब लाइव पूछाते हो। तो हमारी हिंदी की पहली क्लास है, तो 20,000 आप लोग करा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए जो भाषा की जो शिक्षिका है पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है, वह यहां पर डैश का प्रयोग कर रही है, वो आपको बताना है। देखिए सिंपल सा, कोई भी कठिन शब्द है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि आर यू स्टूपिड। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये क्या कहा सर ने, स्टूपिड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस सर ने क्या लिखा कि स्टूपिड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपके कुछ बच्चों के लिए यहां पर मुश्किल शब्द है, तो मैंने यहां पर बता दिया, टीचर ने क्या बताया कि स्टूपिड का मतलब होता है बुद्धू या बेवकूफ लिख लो। ठीक है, बेवकूफ लिख लो कि स्टूपिड का मतलब है बेवकूफ। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि आर यू स्टूपिड, क्या आप स्टूपिड हो, बेवकूफ हो। तो मैंने क्या काम कर दिया, मैंने आपका जो मुश्किल शब्द था उसके पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित कर दिया। तो ये तो मातृभाषा ने हमारी, जिसके अंदर मैंने अपने रूपांतरित कर दिया। और फिर शिक्षार्थियों ने याद करने के लिए कहा कि अब इसको याद करते जाओ, बोलो कि आई एम स्टूपिड, आई एम स्टूपिड, ऐसा 10 बार बोलो। कमेंट भी करो, कमेंट में लिखो कि सर हम स्टूपिड है, सर हम स्टूपिड है। ठीक है, अब यहां पर मैं हो गया है, चाहे टीचर होगा, वो क्या काम कर रहा है। देखिए एक आपका मेथड होता है जिस मेथड को कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जिस मेथड को कहा जाता है आपका ग्रामर, 10 बार लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में, आई एम स्टूपिड, नहीं सर हम स्टूपिड है। ठीक है, जल्दी लिखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे आप 10 बार लिखोगे ना, ये आंसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, स्क्रीन पर अपने आप आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। यानी व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर क्या होता है, जिसमें अगर मान लीजिए हमें कोई भी दूसरी भाषा सीखनी है, मान लीजिए मैंने इंग्लिश का वर्ड लिखा है, स्टूपिड लिखा है, तो हमें जब भी कोई दूसरी भाषा सीखनी होती है तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए हम यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं दूसरी भाषा इंग्लिश, तो दूसरी भाषा को सीखने के लिए
इस मेथड के अंदर जो टीचर होता है सबसे पहले हमें उसके व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में पढ़ाता है। किसके? व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में यहां पर पढ़ाता है। ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है यहां पर, ठीक है। लिखा है, कौन कौन है बेवकूफ? अच्छा, सनाया ने लिखा है आई एम स्टूपिड, लाइन लग गई। राम ने लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर दूसरी भाषा को सीखने के लिए पहले टीचर उसके व्याकरण के बारे में बताता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चले गए और जिस कोचिंग के अंदर गए, जिस टीचर के पास गए, उसने क्या काम करा कि भाई एक काम कर, पहले टेंस सीख ले, फिर वर्ब के बारे में बता, मतलब आपको ग्रामर के बारे में बताने लग गया। ठीक है, और उसने एक बात कह दी कि भाई एक बात और बता रहा हूं, मेरे कोचिंग के अंदर सिर्फ पढ़ना और लिखना है, आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। क्या काम कर रहा है? पढ़ना और लिखना है, यानी कि पढ़ना और लिखना है आपका, लेकिन मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। किसकी? बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, और पूरा फोकस रखूंगा व्याकरण यानी ग्रामर के ऊपर, पूरा फोकस रखूंगा। तो वो टीचर कैसे हो गया? पुराना टीचर हो गया ना। इस टाइप के टीचर आजकल कहां चल रहे हैं, कोई बेचारे क्या एडमिशन भी नहीं लेगा। तो बेसिकली जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है, इसलिए इसको प्राचीन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि यार मुझे सिंपल से एक बात बताओ, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, यार जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हमको कोई भाषा कैसे आएगी? कितने भी पढ़ लो, कितने भी लिख लो, भाषा नहीं आएगी जब तक हम बोलते नहीं है। और दूसरी बात, अगला यार हमें टीचर पहले ग्रामर सिखा रहा है, और दूसरी बात यहां पर मातृभाषा में पहले इंग्लिश है, पहले अपनी मातृभाषा में उसको कन्वर्ट करो, फिर जाके समझो, फिर जाके कुछ बोलो, ऐसे थोड़ी आती है। तो ये आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, जिसमें जो टीचर होता है, जिसमें जो पढ़ाने वाला होता है, वो यहां पर किसका सहारा लेता है? वो यहां पर सहारा लेता है मातृभाषा का सहारा लेता है। किसका? मातृभाषा का, बच्चे की मदर टंग का यहां पर यूज करता है, बच्चे की मातृभाषा का सहारा लेता है, जिसके ऊपर व्याकरण पर ज्यादा फोकस करता है और पढ़ने लिखने पर फोकस करता है, बोलने को मना करता है। अच्छा, मैंने क्रॉस नहीं लगाया, बोलने को मना करता है। तो ये हो गया आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बढ़िया एक और मेथड आपके सामने आता है, प्रत्यक्ष विधि आपकी, जिसको बोला जाता है आपका डायरेक्ट मेथड। इसको नाम से आपको समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट मेथड, मतलब सीधा डायरेक्ट सीखो। ठीक है, कैसा सीखो? सीधा डायरेक्ट सीखो। एक हमारा दोस्त है, मतलब ठीक है, तो इसी साइड में रहता है, यहाँ पर एक मतलब उनकी जगह रहती है लोनी, तो यहाँ पर बोलता सीधा सीधा सीखो। यानी सीधे सीखो अगर किसी भी भाषा को सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश हमें दूसरी भाषा सीखनी है, तो कैसी सीखनी है? सूदी सूदी सीखनी है, यानी सीधी सीखनी है। ना तो हमें यहाँ पर मदर टंग की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमें मातृभाषा की जरूरत पड़ेगी, ना हमें यहाँ पर व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। कैसे सीखना है? सूदा सूदा सीखना है, सीधा। इसका तरीका पता है क्या है? सबसे बढ़िया, इंग्लिश के एक दो अपने दोस्त पकड़ लो जो इंग्लिश बोलते हो, या फिर फेसबुक पे एक दो दोस्त बना लो दूसरी फॉरेन कंट्री के। ठीक है, वहां पर आपको क्या काम कर रहा है? लिखकर उनसे चैटिंग नहीं करनी। अगर लिखकर चैटिंग करोगे तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। आपको बोलना है यार, अपना नंबर दे दे, बात करनी है बस। ठीक है, फ्री में बात करते जाओ, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अब यहां पर आपकी मातृभाषा की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्ट मेथड में नहीं जरूरत पड़ी ना। जिससे आप बात कर रहे हो अंग्रेज से, उसको खुद ही नहीं पता हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में, तो समझेगा क्या? ठीक है, तो ये मेथड होता है आपका डायरेक्ट मेथड, यानी कि आपकी प्रत्यक्ष विधि। अब ये प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो वो व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, वो चीजें सीख तो लेता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे रिक्शा चलाते, ऑटो चलाते हैं, जो कोई टूरिस्ट आता है तो थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, वो इंग्लिश को बोल लेते हैं, यू गो गो, ठीक है, प्लीज सिट डाउन सिट डाउन, ठीक है, वाट मनी इस तरीके से थोड़ी बहुत इंग्लिश वो सीख लेते हैं डायरेक्ट मेथड के नाम से। लेकिन डायरेक्ट मेथड इतना कारगर आपका नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मेथड की कमियों से बचाने के लिए या इसकी कमियों को समाधान के लिए एक और मेथड आया आपका, वो था आपका संरचनात्मक आपका मेथड, यानी जिसको आपका स्ट्रक्चरल मेथड कहा जाता है, जिसमें किसी भाषा को हम एक स्ट्रक्चर वे के अंदर सीखते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इज आर एम कहां लगाने, टेंस कहां यूज करना है, और यहां पर बोला भी जाता है इस वाली भाषा के लिए। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष विधि की जो कमी रह गई थी, उसकी भरपाई के लिए आया आपका संरचनात्मक उपागम, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल मेथड आया। तीन मेथड बड़े महत्वपूर्ण है जो आपकी लैंग्वेज के अंदर, तीनों मेथड आते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। लेकिन यहां पर वो किसकी बात कर रहा है? कि जो मातृभाषा में रूपांतरित की बात कर रहा है, तो आंसर आपका व्याकरण अनुवाद विधि, यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, अरे वाह बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है, जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे तब से पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा स्क्रीन पर आ रहा है पूरा, थोड़ा नीचे करो। चलो देखो, आप देखिए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है कोड मिश्रण, यानी यहां पर बात हो रही है कोड मिक्सचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपके कोड मिक्सचर की, यहां पर बात हो रही है। और कोड परिवर्तन, कोड परिवर्तन का मतलब है आपका कोड स्विचिंग। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब है आपका कोड स्विचिंग। ठीक है,
कोड स्विचिंग, देखिए ये दो वर्ड महत्वपूर्ण जो टर्म होते हैं, क्या मतलब होता है कोड मिक्सचर और कोड स्विचिंग का, आपको समझना है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कोड मिक्सचर की बात कर रहा हूं, तो कोड मिक्सचर यानी जो कोड का मतलब क्या है, जो भाषा, जो शब्द, जब यहां पर उनका आपस में किसी दो भाषाओं का यहां पर मिक्सचर हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, एंड आई होप आप लोग जितनी भी चीजें हैं उसको यहां पर समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड जो भी आपको यहां पर तरीका ठीक लगे, सो यू कैन अप्लाई नाउ। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या काम करा, मैंने अपने यहां पर हिंदी भी बोली और यहां पर क्या बोली, इंग्लिश बोली। तो मैंने दो भाषाओं का यहां पर क्या काम कर दिया, दो भाषाओं का यहां पर मिक्सचर कर दिया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो देन यू आर फुल। ठीक है तो मैंने यहां पर दो भाषाओं का मिक्सचर कर दिया, तो ये होता है कोड मिश्रण होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। लेकिन कोड अगर स्विचिंग की बात करें, अगर बात करें कोड स्विचिंग की बात करें, कोड स्विचिंग का मतलब है जब कोई पर्टिकुलर एक भाषा में बोलते बोलते किसी यहां पर दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो जाता है, किसमें, दूसरी भाषा में यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी आप लोग बच्चे हो, यू आर वेरी स्वीट। ठीक है, एंड आई थिंक यू विल योर सीट एट एग्जाम, मतलब कितने नंबर बताओ, 140 ही बता देता हूं। तो मैंने क्या काम करा, हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया। किससे, हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कोड को मैंने स्विच कर दिया, भाषा को मैंने स्विच कर दिया, यानी उसका परिवर्तन कर दिया। तो ये आपका कोड परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, तो इसके ऑप्शन के ऊपर सीधा मैं आ जाता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ के, सारे पढ़ने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए तीसरा, कोड मिश्रण यानी कि कोड मिक्सचर, वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या ये वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलता है। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश बोला, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। ठीक है तो ये क्या हो गया, कोड मिक्सचर हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जबकि कोड परिवर्तन यानी कि कोड आपका स्विचिंग, वह है जब कोई दो या दो से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने हिंदी की जगह विकल्प के रूप में इंग्लिश यहां पर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोड परिवर्तन यानी कि आपका कोड स्विचिंग हो जाएगा। तो आंसर इसके अंदर आपका थर्ड आंसर यहां पर ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, कोड मिक्सचर और कोड स्विचिंग के बारे में जो बात मैंने यहां पर आपको बताई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसके ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, बहुत सही स्पीड से आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई इंसान का वो सच्चा मित्र होती है जो भविष्य में जहां पर भी हो जरूरत को साथ दे देती है। ये अंजलि कुमार, ये जितने जितने शेर और शायरी मारते हैं ना, मैं भी देखता हूँ चैनल के नीचे शेर और शायरी मारते हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए मारते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चा देखता है, वाह क्या शेर और शायरी है, और कोई लड़की मारती है तो उस पर ऐसे टूटते एकदम, जैसे पता नहीं क्या मतलब बात हो गई हो। इन्हें ब्लॉक मारियो सारों को सारों जो ये शायरी मारते हैं। ठीक है, इनके चक्कर में बाकी बच्चों का उन्नास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब बेटा जॉब नहीं मिलेगी ना और जब ताने मिलेंगे, शेरी भी अलग पड़ा होगा, शायरी भी अलग पड़ी होगी। ठीक है, फिर उनको इकट्ठे करते रहना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल की शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, जैसे मैंने हिंदी में करा, किसी ने तमिल में करा होगा, किसी ने मराठी के अंदर करा होगा, किसी ने असमिया के अंदर कर दिया होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। और आगे जाके कम से कम दो और भाषाएं वो पढ़ते हैं। ठीक है भाई, कम से कम दो भाषाएं, कम से कम दो कह दी इसने। जैसा मान लीजिए किसी ने यहां पर इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है, किसी ने यहां पर इंग्लिश पढ़ी, और इंग्लिश के अलावा मान लीजिए कोई यहां पर पंजाबी पढ़ लेता है। ठीक है, पंजाबी पढ़ लेता है। ठीक है, कोई यहां पर फ्रेंच पढ़ लेता है। ठीक है, जैसे जर्मनी, फ्रेंच, कोरियन, कोई भी मतलब लैंग्वेज है उसको यहां पर पढ़ लेता है। इसे क्या कहा जाएगा, त्रिभाषा सूत्र? जी नहीं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर स्कूल के अंदर तीन भाषाएं पढ़ाई जाती है। पहली मदर टंग जरूर होती है, लेकिन उसके बाद जो आपकी दो लैंग्वेज की यहां पर बात कर रहा है, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं होगा। इसको कहा जाता है आपका मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। पहले बात हो रही है बच्चे की मातृभाषा की। अगर मैं बात करूं आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की बात करूं, तो एनईपी 2020 ने कहा है कि कम से कम 5th क्लास और इससे भी ज्यादा हो सके तो कम से कम 8 क्लास तक जो बच्चों की शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। यानी क्लास 8 तक बच्चों की शिक्षण का माध्यम कैसा रहेगा, उसकी मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो अपनी मातृभाषा में यहां पर बच्चा उसको ग्रहण करता है। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मातृभाषा को कितना महत्वपूर्ण माना है। सभी शिक्षा नीतियों ने इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जिस भी मैं आर्टिकल की बात करूं, एनसीएफ 2005 की बात करूं, राइट टू एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, या पर्टिकुलर जो आयोग की बात करूं, सभी ने बच्चों की मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना है। अब मैं बात करता हूं आपके बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंग्वलिज्म की बात करता हूं। मल्टीलिंग्वलिज्म यानी कि बहुभाषावाद। बहुभाषावाद मतलब कई सारी भाषाओं की जहां पर बात हो रही हो, तो ये आपका बहुभाषावाद की बात करता है। जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं की यहां पर बात करता है, तो अलग अलग भाषा है, यानी हमारा देश कैसा है, बहुभाषी वादी देश हमारा, ठीक है, अलग अलग भाषाएं हमारे देश के अंदर बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको क्लासरूम मिलेगा, उस क्लासरूम के अंदर भी आपको अलग अलग भाषा वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। कोई हिंदी बोलता हुआ मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, तमिल मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा, मराठी मिलेगा, असमिया मिलेगा, अलग अलग भाषा वाले बच्चे आपको अपनी क्लासरूम के अंदर देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आपकी केवीएस के अंदर जॉब लग जाती है तो सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट तब आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी एक बात होती है, जितने भी आप लोग यहां पर वीडियो देख रहे हैं, ये जो हमारी बहुभाषिकता है हमारे देश की बात करें या जो हमें क्लासरूम की बात की जाती है, क्या ये एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है या आपकी एक रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में देखी जाती है? देखिए, आपको ध्यान रखना है, बहुभाषावाद को आपको किसके अंदर रखना है, इसको हमेशा आपको एक संसाधन के रूप में रखना है। कभी भी इस बात को प्रॉब्लम नहीं मानना। प्रॉब्लम क्यों नहीं मानना, यार मुझे तो हिंदी आती है, ये अलग अलग भाषा के बच्चे बोल रहे हैं, उनको चुपचाप बैठा दो, चलो भाई नीचे बैठो, तुम्हें हिंदी नहीं आती ज्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे टीचर को समझ में नहीं आने की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसको प्रॉब्लम नहीं मानना, इसको हमेशा एक संसाधन के रूप में आपको मानना है, जो बहुभाषावाद होते हैं। अब क्यों मानना है, जरा मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, जब अलग अलग भाषाओं के यहां पर बच्चे हैं, तो उन भाषाओं का यहां पर आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रही है, उनकी दूसरी भाषा में भी यहां पर वृद्धि हो रही है, दूसरी भाषा में भी यहां पर बच्चा जानने लग जाता है। आपका कोई स्कूल था जिसमें आप लोग पढ़े थे, ठीक है, उस स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि और दूसरी भाषाएं बोलने वाले भी बच्चे आपको मिले होंगे, तो कुछ ना कुछ शब्द तो आपको याद हो गए होंगे ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कोई पंजाबी बोलता होगा बच्चा, तो आपको ध्यान होगा पंजाबी के अंदर कोई मीनिंग होगा, जैसे बोलते हैं नीचे जाने को थैले थैले, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो दूसरी भाषाओं में भी बच्चे की यहां पर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इसके साथ में बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। किसमें हो जाती है, शब्द भंडार में, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने कहा थेले थेले, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज बहुत बढ़िया लगती है मुझे, ठीक है। तो शब्द भंडार में बच्चे की वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा एक और पॉइंट जो एग्जामिनर आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछता है, जो भी भाषा होती है, जो भी भाषा होती है, वो भाषा बच्चे की किससे जुड़ी होती है, वो भाषा बच्चे की संस्कृति यानी कि उसके कल्चर से जुड़ी होती है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भाषा का आदान प्रदान होगा तो कल्चर का आदान प्रदान नहीं होगा, बिल्कुल कल्चर यानी संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। और जब संस्कृति का आदान प्रदान होगा ना, तो बच्चे एक दूसरे की संस्कृति का यहां पर सम्मान भी करेंगे, ठीक है। तो बहुभाषावाद के माध्यम से क्या काम करेंगे, बच्चे एक दूसरे के कल्चर यानी कि संस्कृति का सम्मान भी करेंगे। फिर बच्चा ये नहीं सोचेगा भाई मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मेरी संस्कृति बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है, अगर मैं मान लीजिए यहां पर पंजाबी बोल रहा हूं तो मेरी यहां पर बेस्ट है। सभी बच्चे फिर आपस में एक दूसरे की भाषाओं के साथ साथ उनकी संस्कृति का भी सम्मान करेंगे। इसलिए मैंने कहा एक संसाधन के रूप में मानी जाती है, प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। ये आप लोग समझ गए। तो ये बात हो रही है आपके मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद की बात हो रही है कि बच्चा स्कूल में जाकर सबसे पहले अपनी मातृभाषा में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो अलग अलग भाषाएं सीखता है, जिसको मैंने कहा बहुभाषावाद करता है। तो आंसर नंबर सेकंड आपका यहां पर ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग भी सेकंड के साथ यहां पर जा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, इससे कई सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखना सीखने के लिए शिक्षार्थी कई चरणों से गुजरता है, इसे क्या कहेंगे। देखो सिंपल से एक बात देखना, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे पूरी उम्मीद है 99.9% यहां से टकराएगा। देखिए अगर मैं यहां पर भाषा के कौशल की बात कर रहा हूं, अब पहले आते थे बेकार से क्वेश्चन, कैसे ये आते थे पहले बेकार क्वेश्चन। बेकार क्वेश्चन में इसलिए क्यों कह रहा हूं, बेकार क्वेश्चन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ना। अब पेपर का देखो पैटर्न कैसे बदला है, अब आपको यकीन होगा कि पहले के पैटर्न में अब के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और क्या मतलब क्वेश्चन का लेवल पूछा जाता है। भाषा कौशल जिसके माध्यम से बच्चा भाषा के माध्यम चीजों को सीखता है, विचार को ग्रहण करता है, वो होते हैं भाषा के कौशल, ठीक है, यानी भाषा सीखता है बच्चा। यहां पर भाषा के कौशलों की बात करें तो 4 सबसे ज्यादा फेमस आपके कौशल होते हैं। एक तो होता है आपका सुनना, एक होता है आपका सुनना, एक होता है आपका बोलना, एक होता है आपका पढ़ना
और एक होता है आपका लिखना, जो सबसे ज्यादा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इसके साथ में आपका चिंतन भी रहता है और भी रहते हैं, बट सीटेट के एग्जाम में इतने आपके लिए काफी रहता है, ठीक है। तो आपके भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 कौशल होते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये भाषा के कौशल है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जो मैं यहां पर आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जो मैं चीजें यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, हिंदी के अंदर मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट से आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं अपने विचारों को आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं बोलकर कर रहा हूं ना। कैसे कर रहा हूं, मैं बोलकर कर रहा हूं, और बोलने के साथ साथ मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करे दूसरे के सामने, ठीक है, तो वो हो जाते हैं भाषा के कौन से कौशल हो जाते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। तो ये दोनों कौशल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों कौशल हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, ये कौशल हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे, ठीक है। यानी जिसमें हम अपने विचार को अभिव्यक्त करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, आप लोग जो मेरी यहां पर वीडियो देख रहे हो, तो जो मैं चीजें यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आप लोग कैसे ग्रहण कर रहे हो, कौन से यहां पर कौशल का यूज करो। तो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, और जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको यहां पर पढ़ रहे हो। तो आप लोग जो मेरे विचारों को यहां पर क्या काम कर रहे हो, इन कौशलों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हो। तो ये हो जाते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल। क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि आपकी रिसेप्टिव स्किल। यानी कि आप लोग इन स्किल के माध्यम से यहां पर चीजों को, विचारों को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, तो आपकी रिसेप्टिव स्किल हो जाएगी, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये भाषा के जो कौशल होते हैं, बेसिकली 4 कौशल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा। ये भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब कोई बात को सुनता है, तो सुनने के बाद फिर वो बोलता भी है, चाहे कैसे भी बोलता हो। मान लीजिए बच्चे की भाषा विकास की बात हो रही है, 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने का बच्चा बबलिंग यानी बबलाना शुरू कर देता है, बा दा पा बा बा, इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चा अगर कोई चीज को सुन रहा है, तो सुनने के बाद फिर वो बोल भी तो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या काम कर रहे हैं, ये आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर, आप लोग पढ़ भी तो रहे हो ना यहां पर, तो आपस में संबंधित होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते। किसके, ये आपके एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते। इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद है। जैसे अगर मैं सीटेट की बात करूं, तो सीटेट के अंदर जितने भी मतलब आज तक ये मतलब इस विवाद का जो क्वेश्चन की, जो मैंने इसको, मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा मैंने ही पहले इसको सोल्व आउट किया था। पहले एग्जामिनर क्या काम करता था, उसने 1-2 बार अपने आंसर की में दे दिया कि भाषा के जो चारों कौशल होते हैं वो एक क्रम के अनुसार नहीं चलते। यानी बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा। बट यार एक बात बताओ, ऐसा जरूरी थोड़ी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सुनना नो डाउट आपकी पहली की स्किल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि आपकी भाषा कौशल का पहला कौशल कौन सा होता है, पहली स्किल कौन सी होती है। सबसे पहला बच्चा सुनता ही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए बच्चा बोलने की जगह किसी चीज को पढ़ रहा है, या मान लीजिए पढ़ने से पहले बच्चा लिख रहा है, तो ये आपको एक क्रम के अनुसार नहीं सीखे जाते, अगर मैं सीटेट के एग्जाम की बात करूं। लेकिन यही क्वेश्चन आपके DSSB के अंदर आया था, ठीक है, जो आपके जॉब वाले एग्जाम होते हैं, वहां पर भाषा के चारों कौशल एक क्रम के अनुसार सीखे जाते हैं। वहां उन्होंने, भाई साहब ने उसको ठीक मान लिया। अब आप चैलेंज करें तो किसको चैलेंज करें, CBSE बोर्ड वालों को चैलेंज करें, DSSB के यहां पर थ्रू चैलेंज करें। तो आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक की बात आ जाए, या आपके सीटेट के एग्जाम में आ जाए, तो आपको ध्यान रखनी है कि ये क्रम के अनुसार नहीं चलते, क्रम के अनुसार ये आपके सीखे नहीं जाते, जो भाषा के 4 कौशल होते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। ये था सबसे आसान चीज जो अभी तक सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती थी। अब हम बात करते हैं डिफिकल्ट चीज की। अब क्या होगा सर, अब डिफिकल्ट चीज आई है। जी हाँ, ये जो पैटर्न आया है ना, ये आया अब आपका अच्छा पैटर्न आया, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो लड्डू सी चीज थी जो आई होप आपको पता होगी। अब इसने यहां पर बात करी है, लिखने की बात करी है। तो इन 4 कौशल में से एक कौशल हम लोग लेंगे, लिखने वाला कौशल लेंगे। कौन सा, इन कौशल में से हम एक कौशल लेंगे, लिखने वाला। तो अब हम लोग बात करते हैं लेखन कौशल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं लेखन कौशल की बात करते हैं। किसकी, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर लेखन कौशल की, जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके माध्यम से लिखकर हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे मैं लिखकर अभी आपके सामने क्या काम कर रहा हूं, विचार को व्यक्त कर रहा हूं। ध्यान से सुनते जाना, 1 मिनट का काम है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेखन कौशल के आपके 2 प्रकार होते हैं। लेखन कौशल के आपके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका उत्पादक कौशल,
एक होता है आपका उत्पादक कौशल, यानी कि आपका प्रोडक्टिव आपका स्किल होती है। एक होता है आपका प्रक्रिया कौशल, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है आपका प्रक्रिया कौशल, ठीक है, यानी आपकी प्रोसेस स्किल होती है। यानी जब हम लिखने के कौशल को, यानी जो हमें लिखना आता है उसको हम लोग क्या काम करते हैं, कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में सिंपल सी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका प्रक्रिया कौशल होता है वो क्या होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लिखने को लिखने के द्वारा सीखना, क्या लिखने को लिखने के द्वारा सीखना, ये होता है आपका प्रक्रिया कौशल। लिखने को लिखने के द्वारा सीखना जो होता है ये होता है आपका प्रक्रिया कौशल होता है, ठीक है। भाई हमें लिखना कैसा आएगा, जब हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लिखना आएगा। अब यहां पर देखिए जो प्रक्रिया कौशल होता है, जो हम लोग लिखते हैं या लिखने का कौशल हमारे अंदर विकसित होता है, वो कैसे होता है, जरा उसके ऊपर यहां पर नजर डालिए। देखिए अब मैं आपको ध्यान से बताता हूं, ध्यान से सुनते जाना। मान लीजिए आपको कोई लेखन करना है, कोई लेख लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर लिख लो, ठीक है, मेरे ऊपर लिख लो, मेरे ऊपर बढ़िया रहता है, मैं हर बार बच्चों को बताता हूं, मेरे ऊपर आपको कोई लेख लिखना है। तो मैंने कहा कि चलो भाई मेरे बारे में लेख लिखो, अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में लिखो, तारीफें मेरे बारे में लिखो। तो मैंने आपको कह दिया एक लेख लिखो, ठीक है, मेरे ऊपर लेखन आपको करना है। तो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा, यानी आपके सामने समस्या दी, और उसके बाद कहा कि मेरे बारे में लिखो। तो आप लोगों के माइंड के अंदर क्या आई, अरे भाई सचिन सर के बारे में लिखनी है, अरे अभी लिखता हूं कि सर ये तो बहुत अच्छे है, ये करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ाते अच्छा लगा, ठीक है, टीचर बनाते हैं, कराते। तो आपके माइंड के अंदर एकदम क्या हो गया, विचारों का तूफान आ गया, यानी जिसको कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो प्रक्रिया कौशल में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बच्चे के विचार माइंड के अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल विकसित करनी है, जिसको कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज यानी हिंदी के अंदर कई बार पूछा गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि। क्या होता है इसका मतलब, होता है आपका मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसका मतलब होता है यानी जब विचारों का तूफान आ जाता है, ये तो नाम है ना ब्रेन स्टॉर्म, यानी ब्रेन के अंदर तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया। तो आपके माइंड के अंदर तूफान आ गया, ठीक है, दो तीन के बीच में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे गलत तूफान आया होगा कि आज देखो आज सचिन सर की खटिया खड़ी करते हैं, ऐसा ऐसा लेख लिखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग होने के बाद आपने क्या काम कर दिया, आपने एक रूपरेखा बना दी। क्या करा दी, दूसरे नंबर पर आपने एक रूपरेखा बना दी। ध्यान से सुनते जाना, पूरा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखो मैं आपका पूरा समझा रहा हूं। आपने फिर एक रूपरेखा बना दी, यानी कि आपने एक आउटलाइन तैयार कर दी। आउटलाइन तैयार कैसे कर दी कि भाई ये लेख लिखूंगा, यहां सचिन सर की तारीफ लिखूंगा, सारी इतनी सारी, ये पूरा बोर्ड भर दूंगा, इतनी जगह एक कोने में जगह दिख रही है इनकी एक दो बुराई लिख दूंगा, और कुछ इनके लिए कुछ सुझाव होगा तो यहां थोड़े में लिख दूंगा, वरना अपने सचिन सर के लिए सारे में तारीफ लिखूंगा। तो आपने एक रूपरेखा बना ली, ठीक है, ऐसे करना सारे के सारे, ठीक है। रूपरेखा बनाने के बाद फिर आपने क्या काम करा, फिर आपने एक बना लिया ड्राफ्ट बना लिया। आपने क्या काम करा, आपने बना लिया एक ड्राफ्ट बना लिया, यानी कि आपने एक मसौदा तैयार कर लिया। जैसे भी आपका इनसेप 2022 का भी आपका ड्राफ्ट आया, अभी पूरी तरीके से आपका नहीं आया, तो तभी आपके एग्जाम में इनसेप 2005 से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए मुझसे जुड़ा हुआ आप लोगों ने ड्राफ्ट बना लिया कुछ भी, ठीक है। अब ड्राफ्ट बनाने के बाद चौथे नंबर पर क्या काम करोगे, यार जगह ही नहीं बची, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग क्या काम करोगे, फिर इसकी पुनरावृत्ति करते हो, रिपीटेशन इसका करते हो, ठीक है, कि ड्राफ्ट के अंदर यार कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी कभी सचिन सर नाराज हो जाए या हमें कुछ बक बका दे उल्टी सीध कहने पर, तो आप इसकी फिर पुनरावृत्ति करते हो, ठीक है। और उसके बाद करते हो यहां पर पांचवें नंबर पर आप लोग करते हो प्रूफ रीडिंग। क्या काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग। जैसा मान लीजिए आप लोग लिख रहे हो यहां पर कि सचिन सर बहुत अच्छे सर है, और सर की जगह अगर लिख दो सचिन सर बहुत अच्छी मैडम है, तो यार सारा नाश हो जाएगा, एक वर्ड के अंदर सारा ही नाश हो जाएगा। तो प्रूफ रीडिंग कर लेना कि सही सही शब्द सही सही प्रकार से आप लोग लिखते जा रहे हो, ठीक है। और जो छठा और इसका अंतिम जो आपका स्टेप होता है वो होता है आपका फाइनलाइज करना, ठीक है, यानी फाइनल आपका राइटिंग होगी, जिसको आप लोग बोलते हो कि फाइनलाइज करना, ठीक है। फाइनलाइजिंग इसका लास्ट हो जाएगा कि सर हमने आपके बारे में ये सारी तारीफ लिखी है, एक दो बुराई भी लिखी है, ठीक है, इनका ध्यान रख बुराई वालों का। लिख रहा है कोई सा, नजर रखियो, ठीक है, अभी बताएंगे उसे। तो ये पूरी की पूरी आपने क्या काम करा, ये आपने लेखन का प्रक्रिया कौशल हो गया, यानी जो आपने मेरे बारे में लेख लिखा वो इस प्रकार से प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस के थ्रू आपका चलता गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रक्रिया कौशल। और इसके बाद जो आपका ये उत्पादक कौशल है, प्रोडक्टिव स्किल है, इसके बाद जो आपका ये प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, जिसके माध्यम से मेरे पास आया, आपके पास आया, जो आपको ग्रहण हुआ, वो आपका प्रोडक्टिव स्किल के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन उसने कहा है कि लिखना सीखने के लिए शिक्षार्थी कई चरणों से गुजरता है। तो यहां पर इसमें क्या कहा जाएगा, लेखन का उत्पादक उपागम या लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो लेखन का क्या हो जाएगा, कई चरणों से यहां पर बच्चा गुजरता है, तो लेखन का
प्रक्रिया उपागम, यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को यहां पर समझे होंगे। इसलिए मैंने कहा जो आसान क्वेश्चन थे वो इस टाइप के यहां पर आते हैं, लेकिन जो अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अब एग्जामिनर यहां से आपके सामने पूछने लग गया। आई होप ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने कहा था कि भाई मैं चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, एक क्वेश्चन से मेरे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे कंसेप्ट निकलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तारीफ किस किस ने लिखी है एक बात देख तो लो, ठीक है। सर आप हैंडसम हो, आप बेस्ट हो, बहुत बढ़िया। सचिन सर मैडम है, ओए ये कौन सा भाई, सर पेन थोड़ा पतला कर लीजिए। अच्छा आप तो सीटेट के किंग हो, गुरु हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया भाई। चलो भाई मन खुश हो गया। चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर अब आप लोगों को देना है। तो चलिए बताइए मेरे साथ, अब इसका आंसर यहां पर दीजिए, ठीक है। झूठी तारीफ कर रहे हो या वैसी लगे पड़े हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, 10वां क्वेश्चन, इसके बारे में यहां पर नजर डालते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अनुमान लगाना, गैस करना, अवधारणा मानचित्र यानी कि आपका कंसेप्ट मैप। सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूं कि जो आपका कंसेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि भाई आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने आ गए, तो सीटेट के बारे में जो इसका कंसेप्ट होता है कि भाई हमें 150 में से इतने नंबर पर पास हो गए, इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है हमें सचिन सर से करनी है, ये चीजें हमें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर कुछ नहीं करना है इनका बैच ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके माइंड के अंदर ये छोटे छोटे कंसेप्ट बने हुए हैं, ये बने ना छुटकू छुटकू से, ये आपका मस्तिष्क आलू जैसा, ठीक है। अब कहोगे सर आपका भी ऐसी है, भाई सभी का ऐसी है, जब मेरी ड्राइंग ही बेकार है। तो आपके माइंड के अंदर ये छोटे छोटे कंसेप्ट बने होते हैं और सभी आपस में जुड़े होते हैं। मान लीजिए मैं हूं, छोटा सा कंसेप्ट मेरे बारे में बनाया हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है कंसेप्ट सीटेट का, कि भाई सीटेट का एग्जाम पास करना है, सचिन सर बहुत है, करवा देंगे हमारा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमें जॉब लेनी है, तो तब तक इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ पे पीवाईक्यू का कंसेप्ट बना रखा है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। तो आप लोगों के माइंड के अंदर बचपन से लेके यानी पैदा होने के बाद से लेके अभी तक के पता नहीं कितने कंसेप्ट बने हुए हैं, और अलग अलग व्यक्ति जगहों के बारे में आप लोगों ने कंसेप्ट बनाए हुए। तो ये होता है आपका कंसेप्ट मैप होता है, जो बच्चा अपने माइंड के अंदर यहां पर कंसेप्ट बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका है नोट बनाना। अब चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहां पर जो इसके बारे में मैच दी फॉलोइंग करना है, उसके बारे में हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं, करते हैं इसको मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। देखिए पहला यहां पर दिया हुआ है कि प्रतिरूप और नियमिता को देखना। किसकी बात कर रहा है? प्रतिरूप और नियमिता को देखने की यहां पर बात हो रही है। देखिए सिंपल से एक बात बताइए, प्रतिरूप यानी मॉडलिंग की बात हो रही है। जैसे सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न आता है, उसी से जुड़ा हुआ मैं पैटर्न आपको करा रहा हूं। यहां पर चीज आपको गैस करवा रहा हूं, आंसर लगेगी क्या, इसका आंसर ठीक होगा। तो प्रतिरूप और नियमिता हो जाएगा आपका अनुमान, हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका अनुमान। दूसरा है कि पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार, जो आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं, इसके मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। तो मानचित्र तो नहीं कर रहा, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा हूं। यहां पर तो मानचित्र आ गया, तो ये हो जाएगा आपका अवधारणा मानचित्र यानी कि आपका कंसेप्ट मैप आ जाएगा। अगली बात कर रहा है कि पाठ्यक्रम में दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में यहां पर लिखा जा रहा है। किसमें? अपने शब्दों में लिखा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी एक बात समझनी है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बस सीटेट के अंदर मेरे वाले नोट्स ले लेते हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, जितनी चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, साथ के साथ अपनी कॉपी के अंदर भी लिखते जा रहे होंगे, यानी अपने खुद के नोट्स बना रहे होंगे। यानी जो मुख्य सूचना है उसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखकर आप लोग क्या बना रहे होंगे, अपने नोट यहाँ पर बना रहे होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाओगे उसके बाद जॉब लगने के बाद फिर नोट बनाओगे, ठीक है। और बचा ये आपका कि एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रख रहे हो, यानी कि क्लासिफिकेशन करो, वर्गीकरण करो। तो इस प्रकार से आपका मैच द फॉलोइंग आपका बन गया, ठीक है। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अभी जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर भी इसी प्रकार का मैच द फॉलोइंग आया था। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहां पर डालते हैं नजर, ठीक है। ठीक है सर, यू आर बेस्ट टीचर। ये क्या क्या बनाते रहते हो? सीटेट किंग, सीडीपी की किंग, ठीक है। मुझे बड़ी अजीब सा लगता है जब किंग किंग बनाते हो। झूठी तारीफ करने में लगे रहते हो, है या सही में? अगला क्वेश्चन आपके सामने है निपुण भारत मिशन। अच्छा जब तक कमेंट बॉक्स में मुझे निपुण की फुल फॉर्म बताओ कि निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, निपुण क्या होता है। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुसार क्लास 3 के अंत तक साक्षरता यानी लिटरेसी के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित के अधिगम के उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही होगी। अब जरा आप लोग समझ के देखना, मैंने आप लोगों के लिए फोटो भी ली थी, उसके माध्यम से समझाता हूँ। कहा गया भाई हमारा निपुण, ठीक है, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियर रखा हुआ है निपुण भारत लक्ष्य कि हमें इन निपुण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब होते क्या है, क्या नहीं है, और क्या इसके अंदर कमी आ रही है, वो थोड़ा सा डिटेल में देखे मैं आपको बताता हूं, आपकी सभी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए निपुण भारत लक्ष्य की यहां पर बात हो रही है, ठीक है।
एनईपी 2020 में एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपका एफएलएन का, जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का एक कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, एनईपी 2020 के अंदर आपको कराऊंगा। एफएलएन के अंदर यही बात कही गई थी कि हम बच्चों को कुछ भी ना हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कुछ समय के बाद भी स्कूल को छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या स्कूल के अंदर बनती है। लड़कियों को स्कूल के बाद, प्राइमरी शिक्षा के बाद उनको घर के काम में लगा दिया जाता है, या उनकी शादी करा दी जाती है बहुत कम एज में, 18 से कम एज के अंदर ही उनका रोका हो जाता है, शादी हो जाती है, ठीक है, मैंने खुद देखा इस चीज को। उसके अलावा छोटे बच्चों को खेतों में ले जाते हैं, वहां काम करा देते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं अपने घर के अंदर काम करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा कि यार हम बच्चों को कुछ भी ना सही, कम से कम पढ़ना लिखना के बारे में तो बच्चों को बता ही दे, ताकि अपना वो साक्षरता जो रेट है हमारी वो तो बढ़ जाए, साक्षर तो हो जाए। तो उसके लिए आपका एफएलएन प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसी की तर्ज पर एक आपका प्रोग्राम लॉन्च करा, निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड आपका न्यूमरेसी, ठीक है, ये आपकी निपुण की फुल फॉर्म है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। निपुण का बेसिकली मतलब आपको समझना है, निपुण बेसिकली, निपुण के अंदर बात करी जाती है 3 आर की बात करी जाती है। क्या करी जाती है इसके अंदर? 3 आर की बात करी जाती है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक नॉलेज, यानी पढ़ना लिखना और बच्चों को संख्याओं की नॉलेज देना, इसकी बात आपका निपुण करता है। एफएलएन के बारे में एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने ये जो पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज की बात यहां पर करी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसकी जो टाइम डेट दी थी वो दी थी 2025। खुद सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन के अंदर ये डेट गलत डाल दी थी, ठीक है, देख लो, मतलब सीबीएसई वाले भी ऐसी बात नहीं, गलती नहीं करते, गलती कर देते हैं। लेकिन जब निपुण भारत आया तो निपुण लक्ष्यों की बात यहां पर आई, तो ये जो टाइमलाइन दे दी यहां पर, ये दी थी आपकी 2026 दे दी, 2026 से 27 आप इसको लिख सकते हो कि 2026 तक हमें निपुण भारत के लक्ष्यों को यहां पर प्राप्त करना है। अब ये लक्ष्य क्या है, ये सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लक्ष्य है जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो अभी आपका पूछा गया था, और यही से मोस्टली मतलब निपुण भारत के लक्ष्य आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर लिखा हुआ है 100% 2026 से 27 तक यह लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं। यानी जब आप लोग टीचर बन जाओगे या अभी भी आप लोग पढ़ोगे तो ये लक्ष्य आपको प्राप्त करने हैं। कौन कौन से लक्ष्य है जरा उसके ऊपर यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर बात हो रही है भाषा की, यानी लैंग्वेज की बात हो रही है, और यहां पर आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात हो रही है। अगर बात करें बाल वाटिका की बात करें, आपको पता है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंदर जो आपकी पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, उसी के अंदर आपकी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के नाम से जिसको जाना जाता है, जहां पर बच्चा 3 साल के बाद ही पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो अगर भाषा की बात हो रही है तो बच्चा 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ ले। अगर बच्चा इसको नहीं पढ़ पा रहा तो समझ लो निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त यहां पर नहीं कर पा रहा है। यहां पर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करे वो, ठीक है। उसके अलावा क्लास फर्स्ट की बात करें तो उसमें 4 से 5 सरल शब्द वो पढ़ लेता हो। क्लास सेकंड की बात करें तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की परवाह से वो पढ़ लेता हो। क्लास थर्ड की बात करें तो कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की परवाह से पढ़ लेता हो, ठीक है। अर्थ के साथ भी यहां पर पढ़ता हो जब बच्चा क्लास थर्ड के अंदर यहां पर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स की बात करें तो बाल वाटिका के अंदर बच्चा 10 तक के अंकों की पहचान कर ले, पढ़ ले, और आपका क्या काम कर ले, अरेंजमेंट सीख ले चीजों का, ठीक है, उल्टा बड़ा छोटा बड़ा इस प्रकार से चीजों को सीख ले। जब बच्चा क्लास फर्स्ट में आएगा तो 99 तक की संख्या पढ़ लिख ले और जोड़ और घटा के बारे में बच्चा सीख ले। क्लास सेकंड में आएगा 999 तक की संख्या को पढ़ो लिख ले और 99 तक की संख्याओं का यहां पर घटाव कर ले। और क्लास थर्ड के अंदर अगर बच्चा आएगा, जो एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता पूछा है, यही पूछा है ना, तो अगर बच्चा क्लास थर्ड में आ जाएगा 9999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लेता हो और सरल गुना यहां पर आपका कर लेता हो, ठीक है। तो ये आपके निपुण भारत के लक्ष्य है जिसके लिए टीचर बहुत लगे पड़े, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, अधिकारियों का प्रेशर रहता है। बहुत से टीचर ऐसे जो निपुण भारत लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता है पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स इतने चालू होते हैं, टीचर ने पूरी मेहनत करी बच्चों के ऊपर कि मैं निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करा, इतनी चीजें मैंने बच्चों को आपने सिखा दी। अब पता है उसके बाद पेरेंट्स क्या काम करते हैं, सरकारी स्कूल में जब ये चीज टीचर उसको पूरी कर देता है तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भेज देते हैं बच्चों को, और प्राइवेट स्कूल के अंदर जाके जो बच्चा जब इतनी चीजों को पढ़ लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाके तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होने की। तो वहां पर वो किसका बच्चा हो जाता है, प्राइवेट स्कूल का हो जाता है। मेहनत किसकी, सरकार की मेहनत, और इसके साथ में किसने करी, पूरे टीचर ने करी उसके साथ में, और फल कौन ले गया, प्राइवेट स्कूल ले गया। तो इसके ऊपर टीचर्स का काफी विरोध हो रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं और फल प्राइवेट वाले लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए, निपुण भारत के लक्ष्य। तो आपको एक बात इसके अंदर देखनी है कि क्लास 3 के अंत तक कौन सी चीजों को बच्चा कर लेता है, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ लेता है। कितना,
1 मिनट के अंदर कम से कम 60 शब्द समझ लेता है। क्लास थर्ड की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की परवाह से पढ़ लेता है और अर्थ के साथ पढ़कर उनको समझ लेता है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, आ ठीक है भाई, आप लोग लग रहे हो, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मतलब अच्छी तरीके से निपुण भारत के बारे में बताया। यहाँ से मतलब भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, खासकर जब पेपर आपका ऑनलाइन होता था। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अच्छा बताओ, मेरे क्वेश्चन की संख्या 30 रहती है, 30 की जगह 90-100 बन जाती है एक क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। यहां पर बात होगी आपके स्टीफन क्रेसन की, पर एग्जामिनर इनसे नाराज हो गया इस बार। ना पेपर 1 के अंदर पूछा, ना पेपर 2 के अंदर पूछा, लेकिन स्टीफन क्रेसन आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण आपके भाषाविद है। ठीक है, ये आपके अमेरिका के भाषाविद थे। इन्होंने दिया था आपका जो सिद्धांत था द्वितीय भाषा अर्जन। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने दिया आपका द्वितीय भाषा अर्जन, यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सा दिया? इन्होंने दिया आपका द्वितीय भाषा का सिद्धांत, यानी द्वितीय भाषा अर्जन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का इन्होंने आपकी थ्योरी दी थी। अमेरिका के बड़े फेमस भाषाविद है। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ तब से ज्यादा पूछे गए, वरना एक बार मैंने शायद इंग्लिश के अंदर इनके बारे में देखा था। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल सा क्या काम करना है, यूट्यूब पर स्टीफन क्रेसन सर्च मारना, साथ में मेरा नाम लिख देना, सचिन सर, सचिन एकेडमी, सचिन चौधरी, कुछ भी लिखो। इसकी थ्योरी, नोम चोम्स्की की थ्योरी, और इसके साथ में आपके जैसे जिम क्यूमेंस की थ्योरी है, ये कई सारे जो आपके भाषाविद मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी आपको आ जाएगी। उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लेना, मैंने इस थ्योरी को डिटेल में समझाया हुआ है। तो जो आपके स्टीफन क्रेसन है, इन्होंने आपकी 5 हाइपोथेसिस यानी कि 5 परिकल्पनाएं दी थी। इसमें से बात कर रहा है जो आपका I+1। आई पता है कौन है? आई है आप लोग। कौन हो? आप लोग आई हो। और 1 पता है कौन है? 1 हूं यहां पर मैं। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? देखो, इन्होंने जो 5 परिकल्पनाएं दी थी उसमें एक परिकल्पना थी आपकी इनपुट हाइपोथेसिस। कौन सी थी? इनपुट हाइपोथेसिस एक इनकी परिकल्पना थी। ठीक है, इनपुट हाइपोथेसिस एक परिकल्पना थी। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वर्ड आता है कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, जिसको आप लोग हिंदी के अंदर बात करते हो बोधगम्य निवेश की बात करते हो। ठीक है, किसकी बात करते हो? बोधगम्य निवेश के बारे में। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, या एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए। सिंपल सा एक बात आपको समझनी है, बोधगम्य निवेश का मतलब यह होता है जब बच्चे के भाषा का जो स्तर होता है उसको किसी संसाधन के माध्यम से उस भाषा के स्तर को बढ़ाया जाता है। यानी बच्चे की वर्तमान भाषा का स्तर इतना है, यानी इस लेवल तक बच्चों को भाषा आती है, लेकिन जैसे उसको कुछ संसाधन मिले, मान लीजिए टीचर मिला, जैसे मान लीजिए मैं आपको भाषा बता रहा हूं, मैं टीचर मिला, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मैंने इस भाषा के लेवल को आपको बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बोधगम्य निवेश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए कहा ये आई तो हो आप लोग, और उसके साथ में 1 ये हो गया, मान लीजिए मैं हो गया, आपका टीचर हो गया, आपकी फैमिली होगी, जिससे आपकी जो भाषा का जो स्तर होता है वो यहां पर बढ़ जाता है। ये होता है आपका क्रेसन का I+1 का जो इसका मतलब होता है। आई होप आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। थर्ड के बारे में आप लोग दे रहे हो आंसर, पहले थर्ड के ऊपर ही नजर डालते हैं। सामग्री का स्तर यानी कंटेंट का स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर के स्तर का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, क्या होना चाहिए? जो सामग्री का स्तर है। अब एक बात बताओ, जो पहले हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो सामग्री का स्तर कैसा हो गया? आपकी जो वर्तमान स्तर है शिक्षा का या भाषा का, उससे ऊपर के मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना। ठीक है, मान लीजिए जो टीचर होता है बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लेवल से ज्यादा पता होता है ना टीचर को, तो आंसर आपका थर्ड आंसर से हो जाएगा। इसको यूट्यूब पर सर्च मार के देख लो, स्टीफन क्रेसन की थ्योरी, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक भाषाविद है यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सबकी बारे में मैंने एक ही वीडियो में क्लास में उसको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, आप लोग जरूर देखना, बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य है, ठीक है, यानी मोटर स्किल से संबंधित आपका है, जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ के समन्वय को प्रभावित करता है। यानी जो आपकी जीभ हो गई, होठ हो गए, ठीक है, मेरे तो होठ फट गया यार कई दिन से, कुछ यार तरीका बताओ कि मतलब कैसे आएंगे। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन में, फट गए। ठीक है, तो जीभ और होठ इसके तालमेल को प्रभावित करता है। मान लीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूं कि आपको सारी चीज समझ में आ रही है, या बैठ पालटू में तुम कुछ कर रहे हो, तो आपने कहा भाई ये क्या होगा, सर जी तोतले हो गए क्या? भाई तोतले नहीं हो गए, ये कुछ बच्चों के अंदर विकार होता है। ठीक है, तुम बेवकूफ हो क्या? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया बेसिकली आपकी मोटर स्किल से संबंधित विकार होता है। किसमें? आपकी ये होता है मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार होता है। ठीक है, यानी जब बच्चा अपने शरीर की जो आपके जो उसके शरीर होता है, उस शरीर के अंदर अपनी आंखों का और अपने हाथों का कनेक्शन नहीं बना पाता। क्या नहीं बना पाता? अपनी जो उसके हाथ हो गए,
और उसकी आंख हो गई, यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहां पर बच्चा नहीं बना पाता, ठीक है। तो वो आपका डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर स्किल के अंदर आपका आ जाएगा। जैसे पेन है, ये एग्जांपल मैं देता हूं, बड़ा सटीक बैठता है। ये पेन है, मान लीजिए किसी बच्चों को डिस्प्रैक्सिया है, उसकी तरफ आप ये पेन फेंक देना, तो मैंने तो पकड़ लिया यानी मुझे नहीं है, लेकिन किसी की तरफ फेंकोगे उसको छोड़ देगा, ठीक है। मान लीजिए हाथ इधर करेगा, पेन यहां कर लग जाए, तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया होता है। आपका डिस्फेजिया, डिस्फेजिया भी आपका भाषा से संबंधित विकार होता है। जब बच्चों को भाषा बोलने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, डिस्फेजिया हो जाएगा। लेकिन जब आपका डिस्थारिया, डिस्थीरिया लिखा है या डिस्थारिया इसको बोल दो, तो जब आपका जो ये हमारा मुंह होता है ना, इसमें जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जीभ हो गया या जैसे होठ की बात करी जा रही, इसमें तालमेल नहीं बैठ रहा, तो आपका डिस्थारिया होता है। आंसर नंबर थर्ड यहां पर ठीक हो जाएगा। डिसकैलकुलिया होता है आपका मैथ से संबंधित जितने भी प्रकार के विकार होते हैं, बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा या बच्चा मैथ की जो जितने भी टर्म होते हैं उसको नहीं समझ पा रहा, तो आपका डिसकैलकुलिया होता है। आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास में द्वितीय भाषा, यानी यहां पर बात हो रही है सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है, तो द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापक विद्यार्थियों को अंतः क्रिया करने यानी आपस में इंटरेक्ट करने और एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषा, अपने घर की भाषा बच्चे की कौन सी हो जाएगी, अपने घर की भाषा हो जाएगी, बच्चे की मातृभाषा हो जाएगी। तो इसके प्रयोग की स्वतंत्रता देती है कि बेटा एक काम करो, आपस में एक दूसरे से बात करो, इंटरेक्ट करो, अपनी मदर टंग का यूज कर लेना, ठीक है, यानी अपनी मातृभाषा में बात करना। तो यहां पर जो अध्यापिका है वो यहां पर किस युक्ति का प्रयोग कर रही है वो आपको बताना है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन आ गए, ठीक है। लिप बाम लगा लो सर, कौन सा लिप बाम सही रहता है भाई, कोई ठीक सा बताओ, ठीक है, कई दिनों से फटे हुए हैं। पहली बात करते हैं द्विभाषावाद की, जिसके अंदर दो भाषाओं की यहाँ पर बात होती है। दो भाषाओं के अंदर जो पहली भाषा होती है वो होती है आपकी मदर टंग होती है, यानी कि जो आपकी मातृभाषा होती है, और दूसरी होती है आपकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर पढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसको सीखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बट यहाँ पर बच्चे, मैंने क्या लिख दिया है लैंग्वेज का, लेकिन यहां पर बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा का भी यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं हो जाएगा आपका। अगली बात करते हैं ट्रांस लैंग्वेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांस लैंग्वेज की, यानी जो बच्चा अपनी भाषा को यहां पर ट्रांसफर कर रहा है। मान लीजिए बच्चे की भाषा यहां पर मातृभाषा है, तो इस भाषा को अपनी ट्रांसफर कर रहा है, अपने दूसरे दोस्त के सामने कर रहा है। दोस्त किसी दूसरे अपनी जो दोस्त की भाषा है उसको हमारे पास ट्रांसफर कर रहा है, औरों के पास ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पर भाषा का ट्रांसफर हो रहा है। जो बेसिकली बच्चे की मातृभाषा है, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है क्लासरूम में जहां पर इस प्रकार से भाषा को यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आपका ट्रांस लैंग्वेज हो जाएगा। और भाई यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन देखो, बहुभाषावाद। बेसिकली आपके दोनों एक ही मतलब होते हैं, ट्रांस लैंग्वेज लिख लो या बहुभाषावाद लिख लो। जो मैंने आपको बताया, जहां पर ऐसी क्लासरूम, ऐसी जगह जहां पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और जो ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यहां पर बच्चा किसका यूज करता है? वो यूज करता है अपनी मातृभाषा का यूज करता है। तो आपका सेकंड भी ठीक है और आपका थर्ड भी ठीक है, फोर्थ आपका ठीक नहीं है, दोनों ठीक है। देखता हूं आप लोग किसके साथ जा रहे हो, यहां पर आप लोग पढ़ते जाओगे। सी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, बी के साथ भी कोई जा रहा है, सारे के सारे गधे, एक नंबर के गधे भाई, ठीक है। किसी ने भी इसका ठीक आंसर नहीं दिया कि सर दोनों ठीक है। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, ज्यादातर सी बता रहे हैं, ठीक है। सर मैं तो ऑप्शन के साथ जाऊंगा, तुम किसी के साथ नहीं जाओगे, ठीक है, तुम कहीं और ही जाओगे। दोनों ऑप्शन यहां पर ठीक है, सारों का ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। खुल गई पोल सारी की सारी, और बन लो तेज, करो जल्दी जल्दी कमेंट करो अब, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा समृद्ध परिवेश, यहां पर बात हो रही है आपके प्रिंट रिच एनवायरमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपके प्रिंट रिच एनवायरमेंट की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। भाषा समृद्ध परिवेश की एक ऐसा परिवेश जो आपका भाषा से समृद्ध हो। ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ऐसा परिवेश कैसे हो सकता है? ऐसा परिवेश हो सकता है जो बच्चे की यहां पर क्लासरूम हो, जो बच्चे की क्लासरूम हो, जैसे हमारी क्लासरूम है, तो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जो चीजें लिखी हुई है, तो भाषा लिखी हुई है ना आपके सामने, हिंदी लिखी हुई है। जो बच्चे की क्लासरूम होती है तो उसमें आपने चार्ट बने हुए देखे होंगे, या आजकल दीवारों पर भी पेंटिंग बनाई जा रही है, या स्कूल के अंदर एक टर्म आपकी यूज करी जाती है, बाला। क्या करी जाती है? बाला। बी का मतलब होता है आपका बिल्डिंग, बी का मतलब होता है आपका बिल्डिंग, ए का मतलब होता है एज, और आपका एल का मतलब होता है आपका लर्निंग, और ए का मतलब इसका होता है एड। यानी कि बिल्डिंग को भी हम एक लर्निंग एड के रूप में, एक उपकरण के रूप में यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल ऐसे बने होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा उसके ऊपर खर्च करती है, कि स्कूल की जो आपकी दीवार होती है उस दीवारों पर आपकी राष्ट्रीय प्रतीक बने होते हैं, उसके अलावा आपकी काउंटिंग बनी होती है, अल्फाबेट यहां पर बनी होती है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा डेली स्कूल में जाता है, और डेली जब स्कूल में जाएगा, डेली ऑब्जर्व करेगा, डेली सामने उन चीजों को देखेगा, तो बच्चा भाषा से जल्दी कनेक्ट होता है और जल्दी चीजों को सीखता है। इसलिए आपका बाला का जो है आपका प्रोग्राम
प्रोग्राम है ये चलाया गया। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके आसपास के एनवायरमेंट में आप लोग देखते हो तो वहां पर भी भाषा समृद्ध परिवेश आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे सर आसपास कैसे देखने को मिलेगा भाषा समृद्ध परिवेश? अच्छा, आपके घर के आसपास में अब जैसे इलेक्शन का टाइम हो रहा है तो आपने बहुत सारी होर्डिंग, बहुत सारे पोस्टर देखे होंगे नेताओं के। यूं एक ऐसे फोटो खड़ी होगी और नेता उसके अंदर खड़ा होगा ऐसा हाथ जोड़कर, और उसके नीचे नेता के नीचे लिखा होगा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू और हलाना फलाना जो भी उसकी तारीफ हो, आपका युवा नेता या समाज सेवी नेता या आपका किसी इलेक्शन में खड़ा हुआ नेता। तो वहां पर लिखा होता है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया लाइन उसके नीचे लिखी होती है, चाहे नेता को बोलनी ना आती वो लाइन, लेकिन लिखी होती है बढ़िया। या आपने कोचिंग के होर्डिंग देखे होंगे जहां पर कोचिंग वाले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कोचिंग है, मैं लिख दूं कि हमारे यहाँ पर एक बार आओ, एक बारी में आपका सीटेट का एग्जाम पास करा दूंगा, अगर नहीं पास करा पाया तो सबको मुर्गा बना दूंगा। कहेगा यार कैसा टीचर है, नहीं पास करा हमें मुर्गा बना रहा है। लेकिन आपकी नजर गई ना कि यार इस कोचिंग वाले ने क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, या आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत से ट्रक जाते रहते हैं, गाड़ी जाती रहती है, टेम्पू जाती रहती है, उसके पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यार ऑटो को, ट्रक को, जुगाड़ जो चलते रहते हैं उनको कौन नजर लगा देगा? उसके पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, उनको कौन नजर लगा रहा है भाई? उसके अलावा आपने देखा होगा कभी कभी एक ऑटो जा रहा था हमारे सामने, बड़ी तेज स्पीड से गया, उसके पीछे लिखा था डैड्स गिफ्ट। अब मैंने कहा कौन सा बाप अपने बच्चों को गिफ्ट के अंदर ऑटो देगा यार? मैंने कहा यार बता, हद है। एक ने लिखा था ऑटो के पीछे हिम्मत है तो आगे निकल वरना बर्दाश्त कर। हम उसके पीछे थे, मैंने कहा भाई हिम्मत है तो तभी निकालना गाड़ी वरना पीछे रहना। तो ये जितनी भी चीजें पीछे पीछे लिखी रहती है, या बहुत से लोग अपनी जातियों को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, अलाने, फलाने, ढिकाने सब लिख देते हैं कि भाई चलान काट दे, लेकिन अपनी जाति का नाम नहीं हटाएंगे। तो आपने एक बात नोटिस करी, ये भाषा समृद्ध परिवेश ही तो है। ये चारों तरफ आपको भाषा बिखरी हुई पड़ी हुई मिल रही है ना यहाँ पर। ठीक है, तो भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश अवसर उपलब्ध कराता है। कैसे अवसर उपलब्ध कराता है बच्चों को? अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो आपके यही आ जाएंगे, चार्ट हो जाएंगे, पोस्टर हो जाएंगे, और आपके वातावरण की बात करूं तो यही सब आपके हो जाएंगे। ठीक है, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। बच्चा जब इस प्रकार की चीजों को देखेगा, आप लोग क्या काम करो, देख भी रहे हो, ध्यान भी दे रहे हो कि सर जी ने क्या लिखा है, कौन से क्वेश्चन लिखे हैं, और भाषा का प्रयोग भी आप लोग कर रहे हो, तो आंसर आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। भाषा ह्रास से उबरने में नहीं, वाक्य का निर्माण करने से पहले नहीं सुने, कक्षा कक्ष से परे जाकर, जी नहीं, कक्षा कक्ष में ही आपका ये होता है भाषा समृद्ध परिवेश, उससे परे जाकर आपके एनवायरमेंट के अंदर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमने भी अपने घर पर, अपने घर की नेम प्लेट पर या उसकी बाइक पर या गाड़ी के पीछे लिखवा रखा है, ऐसी अपनी जातियों के नाम लिखवा रखे हैं। ठीक है, क्या मतलब बनता है भाई? ठीक है, देखो जितनी भी कोई जाति हो, जैसे मैं खुद बात करूं, मैं अपनी जाति की बात करूं, हालांकि कभी नहीं करनी चाहिए इन चीजों की बात। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी भी जाति का हो। ठीक है, तो हमारी जाति के लोग ये सोचते हैं बस हम सुपीरियर है, हम सबसे ऊपर है और बाकी कोई भी नहीं। क्यों भाई? यार सभी ऊपर वाले की देन है, सभी बराबर है, कोई किसी जाति का हो, कोई किसी भी धर्म का हो। आदमी अच्छा रहेगा तो सब अच्छा है, वरना आदमी घर का ही बेकार निकल गया फिर कर लो जाति का और धर्म का। ठीक है, इसलिए आप लोग टीचर बनने जा रहे हो तो टीचर की कोई जाति नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना टीचर की कोई जाति है और ना ही बच्चे की आपकी किसी जाति को समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए भाषा समृद्ध परिवेश, और कुछ लिखा रहता है ना, और कुछ बता दो, दो चार इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अगला, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो दो के जोड़े में काम करवा रही है। अच्छा, अपनी क्लास में बच्चों के यहाँ पर क्या काम करा दिए, उसने दो दो के जोड़े बना दिए। ठीक है, अब पता नहीं दो दो के जोड़े लड़के के बनवाए, लड़की के बनवाए, जो भी कुछ कराओ। ठीक है, लड़के लड़की के बनवा दो, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखना कमेंट कितने खुशी के आएंगे। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी को देती है, दूसरा वाक्य दूसरे विद्यार्थी को देती है, इस तरीके से बारी बारी पढ़वाती है। ठीक है, हम लोग भी ऐसे करते थे कि ठीक है अब मैं पढ़ूंगा, अब उसके बाद ये पढ़ेगा, फिर मैडम किसी और से पढ़वाती थी। ठीक है, स्कूल में ऐसे करवाते हैं ना, या आपके टीचर ने भी करवाया होगा। तो विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं, मतलब जो भी, यहां मान लीजिए इसने कुछ यहां पर लिखा है, पढ़ा, तो यहां पर हमें उसको लिखना है यहां पर। ठीक है, वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है नहीं लिखा, तो आपस में दिखाते हैं, भाई देखो सही लिखा है, या बहन देखो सही लिखा है क्या। ठीक है, तो भाषा अधिगम की, लैंग्वेज लर्निंग की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा वो आपको बताना। बताओ किस रूप में यहां पर जाना जाएगा? देखिए दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, या एक ही वर्ड है आपका, श्रुतलेख। श्रुतलेख, ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हो जिसको डिक्टेशन बोलते हैं, जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी की अगर मैं बात करें तो इमला कहा जाता है। ठीक है, टीचर कोई चीज को बोलता जाता है किताब में से और बच्चे उस चीज को लिखते जाते हैं। टीचर बोर्ड पर आके कुछ लिखता जाता है, बच्चे उस बात को यहां पर लिखते जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका श्रुतलेख होता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका श्रुतलेख। तो यहां पर कैसा श्रुतलेख है? अनुच्छेद श्रुतलेख नहीं है, ये आपका पारस्परिक श्रुतलेख है। यहां बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चे बाकी लिख रहे हैं और फिर आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा नहीं है। तो आपस में कैसा श्रुतलेख है, कैसा इमला कर रहे हैं? पारस्परिक कर रहे हैं। आपने स्कूल में कराया वाला ऐसा डिक्टेशन, ऐसी इमला आप लोगों ने करा होगा, यो टीचर ने कराया होगा, ठीक है। तो पहला आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों, अजी हाँ वैसी दोनों अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच में स्वाभाविक संबंध ही नहीं है। यानी किसकी बात हो रही है? किसी भाषा के शब्द, जैसे मैंने भाषा का शब्द ले लिया, इधर ले लिया, ठीक है, ठीक है, इधर ले लिया, या मैंने लिख लिया, मैं अपने पश्चिमी यूपी की बात करता हूं, जैसे मैं बागपत की बात करता हूं क्योंकि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो बागपत है। तो बागपत की साइड या पश्चिमी यूपी की साइड में पता क्या बोलते हैं? इंगे और उंगे। अब जो पश्चिमी यूपी का होगा वो तो समझ आएगा कि इंगे और उंगे का क्या मतलब है, लेकिन जो भारतवर्ष का आप जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, उनके समझ में नहीं आएगा कि यार इंगे उंगे का क्या मतलब है। इंगे का मतलब होता है आपका इधर, समझ लो पश्चिमी यूपी को आपको समझने में सहायता हो जाएगी। उंगे का मतलब होता है आपका उधर होता है। अब यहां पर यार ना तो इंगा किसी डिक्शनरी में लिखा है और ना इसका इस तरीके से मतलब लिखा है। ये एक प्रकार की बोली है जो पश्चिमी यूपी वालों ने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो शब्दों और अर्थ के बीच में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो तो हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई आदमी मुझसे पूछने लगे कि भाई मुझे फलाने के घर जाना है, मैं कह दूंगा भाई इंगे चला जा। अब आदमी सोचा यार इंगे मतलब कहा, ठीक है, किस किस तरफ इंगे जाओ, या भाई एक काम कर इंगे मत जाओ उंगे जा। अब आदमी परेशान हो जाए यार इंगे उंगे किधर जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको बताना है कि किससे संबंधित है? भाषा अद्वितीय यानी कि भाषा यूनिक है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। भाषा यूनिक होती है, अपने आप में यूनिक होती है, चाहे कोई भी भाषा हो उसकी अपनी विशेषताएं होती है, अपने आप में यूनिक होती है। लेकिन इसके बीच में संबंध तो आपका कुछ भी नहीं है ना। भाषा यूनिक है तो संबंध मिलेगा ना, यहाँ तो संबंध ही कुछ नहीं है। भाषा वाचिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है, वाचिक होती है, बोलने वाली होती है, हम लोग भी तो बोल रहे हैं। भाषा यादर्च्छिक होती है, यादर्च्छिक का मतलब होता है कि भाषा स्वतंत्र होती है, भाषा पर किसका यहां पर अधिकार नहीं है। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जैसे यहां पर पश्चिमी यूपी की बात करी जा रही है तो यहां पर इंगे उंगे चल जाता है। दिल्ली के अंदर कोई जाएगा नहीं, आप एक काम करिए इधर जाइए, आप उधर जाइए, लेफ्ट साइड जाइए, राइट साइड जाइए, तो दिल्ली वाला व्यक्ति ऐसे बोलेगा। और आपके ये किधर को बोलेगा कि आपका इंगे उंगे चला जा, ठीक है। तो भाषा स्वतंत्र है, भाषा पर किसी की कोई मतलब वो नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे आपकी जगह बढ़ती जाती है, कहा जाता है ना 10-20 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती जाती है, तो उसी प्रकार से भाषा आपकी चेंज होती रहती है। इसलिए भाषा यादर्च्छिक यानी कि स्वतंत्र मानी जाती है, जहां पर आपके शब्द और अर्थ के बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो ये कथन आपका इसी से संबंधित है। आंसर नंबर आपका थर्ड से हो जाएगा। भाषा गतिशील होती है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा के अंदर आपका चेंज होता रहता है, जैसे मैंने कहा हर 20-30 किलोमीटर के बाद आपको भाषा बदली हुई मिलेगी। और जो पहले भाषा बोली जाती थी उससे लेकर आज की डेट के अंदर 2023 के एंड तक आप सोच सकते हो भाषा में कितना परिवर्तन हुआ है। आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया इंगे उंगे का मतलब, ठीक है। तो बाकी बच्चे समझ लेना जो पूरे भारतवर्ष के और दूसरे कि कैसी भाषा पश्चिम यूपी में बोली जाती है और बागपत में कैसी बोली जाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यूपी में इधर उधर या येहर और नहीं, वो ये पश्चिमी यूपी की बता रहा हूं मैं, इंगे उंगे जो बता रहा हूं आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबे यार देखो अगला क्वेश्चन ही यही आ गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, जो आपको एग्जांपल दिया वही आपके सामने सटीक आ गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाने वाली जो हिंदी है, और कौन सी हिंदी बोली जाती है यही मैं बोल देता हूँ, इंगे उंगे वाली बोल देता हूँ, ठीक है। ओए यहाँ को आजा, कहाँ मर रहा था तो भाई आजकल इस तरीके से भाषा बोलते हैं। ये जैसे आप नोएडा गए नोएडा जाओगे, यार कहाँ बात होगी, काहे को परेशान हो रहा, तो ठीक है कैसे चैन सुनो रहने दे रहा, तो यहाँ पर ऐसी भाषा बोलते हैं। जैसे बागपत की तरफ जाओगे, रे मन्ना रहा तू यंकू आ जा, इंगे मर जा तो आपने देखा ये पश्चिमी भागों में जो भाषा बोली जाती है वो बिहार का जो पूर्वी भाग है उसमें बोले जा रही हिंदी से आपकी अलग रहती है। जैसा अगर मैं बिहार की बात करूं, ठीक है, तो बिहार के अंदर मैं गया था यार, बिहार के अंदर जब मैं गया मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर शायद कोई ऐसा घर नहीं है जो मुझे ना जानता हो। बिहार के अंदर मैं बीपीएससी के एग्जाम में चला गया भाई, पूरे रोड जाम ही जाम, पूरा ट्रैफिक वहां पर लगा हुआ, बड़ी मुश्किल से निकाला मेरी टीम वालों ने, निकलो निकलो। फिर वहां पर बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू होने के बाद फिर हम अपने सेंटर पर गए, फिर वहां सेंटर पर बच्चों ने घेर लिया, ठीक है। तो बीपीएससी के दौरान ये मेरे साथ खड़ा था। उसके बाद जब वहां पर उनका पेपर हो गया, मैं जिस भी होटल में जाऊँ, जिस भी घर में जाऊँ, हर कोई मुझे पहचाने, क्योंकि हर किसी का कोई भाई हो गया, वाइफ होगी, जो भी कुछ हो गया मेरे से तैयारी करता था, सचिन सर सचिन सर, ठीक है। तो वहां पर बिहार के अंदर मतलब मेरा ऐसा मतलब मुझे फील हुआ कि मुझे यकीन नहीं था मतलब इस प्रकार के मतलब चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं बड़ा भाई थैंकफुल हूं आप लोगों का, इतना प्यार दिया। तो बिहार के लोग पूर्वी भाषा में जो बोली जा रही भाषा है, ठीक है, जो एग्जैक्ट तो मुझे आती नहीं, जैसे मैं पूर्वांचल यूपी की बात कहता हूं, ठीक है,
वहां पर हर चीज के पीछे या वाह लगा देते हैं। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उधर, ठीक है, तो पश्चिमी यूपी की तरफ, पूर्वांचल यूपी की तरफ हुई, पूर्वी यूपी की तरफ हुई, तो वहां पर बोलते ए सचिनवा, ए तुम इधर का करी जाए भैया, ए तनिक थोड़ा थोड़ा इधर आई जाई ऐसी भाषा बोलते हैं। ठीक है, सचिन को बोल देंगे ए सचिनवा तनिक सुना जाए भैया, ठीक है, ए जना ये तनिक देखा जाए भैया, है ठीक है। वहां पर जैसे मिड डे मील बनता था, तो मिड डे मील के अंदर जैसे दाल होती थी, उसके पीछे या लगा दो, तो उसे बोलते थे दलिया। कहा भैया दलिया ना बनाई जाए, तो मैंने कहा दलिया यार, दाल बनती है, दलिया क्या हो गया? अरे हाँ भैया वही दाल ही कही जाए, तो दलिया नहीं कही जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों की दोनों आपके भिन्न होती है, पर इन दोनों क्षेत्रों के जो वक्ता होते हैं और जो श्रोता होते हैं, यानी बोलने वाले और सुनने वाले, उनकी भाषा की जो इस विविधता होती है उसको समझ लेते हैं। तो भाई हम लोग समझ लेते थे, जैसे वहां के लोगों ने बताया या और वाह लगा दो, सचिन के सामने वाह लगा दो सचिन वाह, दाल के साथ या लगा दो दलिया। ठीक है, गाड़ी को बोलते थे गड़िया, ए भैया तुम अपनी गड़िया ना लाई जाई ठीक है, तो हिंदी की इन दो विविधताओं को किस रूप में आपका जाना जाएगा? क्या ये विभिन्न भाषाएं? जी नहीं, ये भाषा नहीं है, ये अलग अलग प्रकार की आपकी बोली बोली जाती है, जिसको बोला जाता है, आपका इंग्लिश के अंदर भी एक क्वेश्चन आपका आता है, डायलेक्ट बोला जाता है। पर्टिकुलर हर क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई आपकी डायलेक्ट यानी कि बोली बोली जाती है। एक हिंदी और दूसरी भोजपुरी है? जी नहीं, ये हिंदी भाषा की दोनों क्या है, हिंदी भाषा की दोनों आपकी बोली है, जो मैंने यहां पर आपको बताई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूर्वांचल यूपी के जो स्टूडेंट होंगे वो खुश हो गए होंगे, खासकर जो बिहार से जुड़े हुए आपके लोग हैं वो भी खुश हो गए होंगे। ठीक है, ऐसी भाषा क्योंकि वहां पर बोली जाती है। ठीक है, जब आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे वहां अलग भाषा मिलेगी, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया था तो वहां पर अलग भाषा बोली जाती थी। ठीक है, वहां पर हिंदी भाषा भी बोलते थे, लेकिन वहां की जो लोकल वे है उसको भी बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण, कई प्रकार के भाषा परीक्षण होते हैं, इनमें से बताना कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थियों की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि, उस अचीवमेंट का मापन करता है जिसकी उसे बाद में आवश्यकता होती है। देखिए यहां पर भाषा परीक्षण की बात हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बताओ कमेंट बॉक्स में। आ रही है समझ में? ठीक है, समझ में आ रही तो चैनल सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो मैंने आपके विशिष्ट कार्य से संबंधित, यानी जो मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिखा रहा हूं उससे संबंधित जो आपकी उपलब्धि है, अब वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन वो पूछूंगा कि कितना आपका स्कोर आया, तो उसका मापन करता हूं कि भाई कितना आपका स्कोर आ रहा है, जिसकी उसके बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। इस असेसमेंट की, इस मापन की आवश्यकता मुझे इसलिए होती है ताकि मुझे पता लग जाता है कि बच्चों का कितना स्कोर आ रहा है। कम आ रहा है तो थोड़ा और तरीके से कराता हूं, अच्छा स्कोर आ रहा है तो हार्ड क्वेश्चन लाता हूं। तो किस प्रकार का परीक्षण मैं यहां पर लेने की बात कर रहा हूं? क्या ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? जी नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब जो आपका बच्चे का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है, उस पर किसी भी एग्जामिनर का कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए आपका सीटेट का एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम में आपको 150 में से किसी बच्चे के 149 आ गए, तो दूसरे बच्चों ने कह दिया हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, 149 आ गए, वो कहेगा हाँ भाई सचिन सर से पढ़ा है, मान ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, इसकी कॉपी चेक कराओ, दोबारा से इसकी कॉपी चेक करो। बच्चे की दोबारा से कॉपी चेक करी, बच्चे को दोबारा 150 आ गए या 149 आ गए, उसने कहा अब तो मान लेगा, हाँ भाई अब तो मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या काम हुआ? आप कितने भी एग्जामिनर से बच्चे का असेसमेंट आकलन कराओ, लेकिन उसके परीक्षा फल पर, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। सक्षमता परीक्षण आपका हो नहीं सकता, निपुणता आपका परीक्षण है। यहां पर बेसिकली ये देखा जा रहा है कि बच्चे आप लोग कितने निपुण हो जाओगे, जो मैं वीडियो के एंड में पूछता हूं कि भाई आपका स्कोर कितना है, तो आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। किसी पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के लिए पाठ्य सामग्री यानी कंटेंट का चयन करते समय एक मुख्य आधार क्या है? अब बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। पहला, पाठ्य सामग्री यानी जो कंटेंट है वो शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इसने कहा कि जो कंटेंट है वो बच्चों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे आपने देखा होगा खासकर प्राइमरी के या अपर प्राइमरी के, उनको ज्यादातर चीजें आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें रहती है उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करने वाली चीजें होती है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें रहती है, तो जीवन से जोड़कर कराना चाहिए। इस बात को आपका एनसीईआरटी 2005 का सिद्धांत भी कहता है। ठीक है, अगली बात करते हैं पाठ्य सामग्री यानी कंटेंट स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए और प्रमाणिक सामग्री होनी चाहिए। पहले के कंपेरिजन में दूसरा बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपके लिए किताब सेलेक्ट कर रहा हूं, या मान लीजिए जैसे मैंने आप लोगों के लिए अपने नोट्स बनाए, ठीक है, अगर वो नोट्स कारगर ही नहीं है, आपका एग्जाम पास नहीं हो, तो फिर क्या फायदा नोट्स बनाने का? तो आपकी कंटेंट है वो आपकी प्रमाणिक होनी चाहिए, और जैसे नोट्स के अंदर जो आपकी भाषा वो आपकी इजी भाषा, आसान भाषा होनी चाहिए, तभी तो आपके लिए पाठ्य पुस्तक होगी वो, मतलब आप लोग चयन करोगे कि नहीं सचिन सर के नोट्स है, इनसे बढ़िया कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा।
पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका विद्यार्थी निवासी है, और क्या बाहर की लेकर आओगे, ठीक है। पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए, ठीक है, उपयुक्त विधा होनी चाहिए, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बच्चों की स्वाभाविक भाषा के अनुरूप होनी चाहिए और कंटेंट उसमें प्रमाणिक आपका होना चाहिए। बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। बी अच्छा ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, हाँ अच्छा ऑप्शन ठीक लग रहा है मानस अच्छा बता रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, पढ़ते हैं भाई। पहला आपका व्याख्यात्मक लेखन, ठीक है, वो लेखन जो आपका व्याख्यात्मक रूप से आपका लिखा जाता है। व्याख्यात्मक लेखन पाठ को यानी पढ़ने वालों को अवधारणाओं यानी कंसेप्ट और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। बिल्कुल नहीं करवाता। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ठीक है, तो लेक्चर के अंदर मतलब इतना परिचित नहीं करवाता, इतना एंगेज नहीं करा पाता, चाहे पाठ हो या छोटा बच्चा हो, तो ये तो आपका गलत है। अगला दिया हुआ है आपके सामने वर्णनात्मक लेखन, ठीक है, जिसके अंदर वर्णनात्मक लेखन का क्या मतलब होता है, जिसमें किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी चीज के बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे मैंने कहा था उसके अंदर आपकी लेखन प्रक्रिया उपागम के बारे में पूछा था कि भाई मेरे बारे में कोई लेखन लिखो, ठीक है, तो इस प्रकार आपने मेरे बारे में क्या काम कर दिया, मेरे बारे में आपने डिस्क्राइब कर दिया, मेरे बारे में वर्णन कर दिया, वो जो जो अच्छी अच्छी बातें कही थी। एक बार रिपीट तो कर दो कौन सी कही थी, मैं देखूं तो सही कौन कौन सी बात थी, ठीक है। तो वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर जो पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनको राजी करवाने के लिए व्यवसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। जी नहीं, आपका इसलिए काम में नहीं लाया जाता, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ और लेखक होते हैं, यानी ये तो आपका समझ में आ गया कि आपके दोनों गलत है। इसके अलावा कुछ और लेखन होते हैं, जैसे आपके बात करी जाती है, आपके वृत्तांत लेखन की बात करी जाती है। कौन से लेखन की बात करी जाती है, आपके एक वृत्तांत लेखन की बात करी जाती है। वृत्तांत लेखन वो लेखन होता है जो किसी घटना पर आधारित तथ्यों से संबंधित लेख लिखा जाता है, वो आपका वृत्तांत लेखन होता है। किसमें, जो किसी घटना से संबंधित आपका जो लेख लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कोई घटना घट गई कि आपको अपने सचिन सर किसी दिन मिल गए, ठीक है, आपको सचिन सर मिल गए। जैसे बच्चे मुझे मिलते हैं तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, सर सेल्फी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको किसी दिन आपके सचिन सर मिल गए, और सचिन सर मिलने के बाद आपने कहा अरे हमारे सचिन सर, सर हम सेल्फी लेते हैं, आइए सर हम आपको अपना खाना, हम आपको खाना खिलवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग गए, आपने मान लीजिए खाना करवाया, आपने कहा सर हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई बुक करो, ठीक है, मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं दे रहा हूँ। तो मैंने आपके पैसे दिए, और उसके बाद आपने दोस्त यार को कही भाई आज हम सचिन सर से मिले थे, और यार उसके पास तो पैसे भी नहीं है, बिल भी हमें ही देना पड़ा, ठीक है। ध्यान रखना है, वृत्तांत लेखन के अंदर जिस भी घटना के बारे में लिखे वो आपकी सच्ची होनी चाहिए और आपकी क्रमिक होनी चाहिए, एक क्रम के अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए और आपके एक क्रम के अनुसार होनी चाहिए। ये वाली बात मत कहना कि बिल जो है हमने दिया, पता चला खुद खा पी कर आ रहे हो, ठीक है। ये आपका वृत्तांत लेखन के अंदर आएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका एग्जाम में एक और पूछा जाता है, वो रहता है आपका तर्कमूलक लेखन। कौन सा लेखन होता है, एक पूछा जाता है आपका तर्कमूलक लेखन पूछा जाता है, ठीक है। तर्कमूलक लेखन पूछा जाता है जब किसी लेख के अंदर तर्क के ऊपर बात करी जा रही है, वो आपका तर्कमूलक लेखन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, क्या ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है, तो यहां पर आप लोग क्या काम करोगे, तर्क करोगे। मैंने कहा लिखो अच्छी क्यों होती है और बुरी क्यों होती है, तो आप लोगों ने क्या काम करा, लिखना शुरू करा तर्क के साथ कि भाई अच्छी होती है उसके ये फायदे, बुरी होती है उसके ये फायदे होते हैं। ये आपका तर्कमूलक लेखन हो जाएगा। दो लेखन आपके ये आ गए जो दोनों गलत है। आई होप आप लोग इन लेखन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। और किसी दिन मिलोगे तो खिलाओगे पिलाओगे या यही वाला काम करोगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा का जो अध्यापक है उसको किसका प्रावधान करना चाहिए। अब दूसरी भाषा सीखनी है, मान लो दूसरी भाषा यार इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, दूसरी भाषा इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। तो बताओ भाषा शिक्षा के जो टीचर उसको क्या प्रावधान करना चाहिए, बोधगम्य निवेश। भाई ये तो बिल्कुल करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था बोधगम्य निवेश, I+1 का कंसेप्ट बताया था, इनपुट हाइपोथेसिस बताया था कि बच्चों की जो भाषा का क्षमता उसको बढ़ाना है, उसको इस प्रकार के रिसोर्सेज देने हैं। तो ये तो करना चाहिए ताकि दूसरी भाषा सीख सके, दूसरी भाषा का लेवल बढ़ सके, ठीक है। ड्रिल नहीं कराने। ड्रिल कौन सी वाली, जो ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करते हैं, नहीं भाई। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जिससे आपकी क्या होती है, इससे होती है रोट लर्निंग होती है। क्या होती है, इससे होती है रोट लर्निंग। और जहां पर भी रोट लर्निंग और ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात आ जाए, मैंने क्या कहा था, उसके अंदर ड्रिल कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगा, उसको देखते गलत काट देना, ठीक है। अच्छे संकेत देने चाहिए। मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अच्छे संकेत देने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए बोर्ड पर करा दे या बोलते टाइम कुछ संकेत करा दे, वो देने चाहिए। तनाव मुक्त परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तनाव मुक्त परिवेश। यानी मान लीजिए आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो और पता चला ऐसी क्लासरूम है
जहां पर सारे तो इंग्लिश बोल रहे लेकिन हमें कुछ नहीं आती, तो उनके बीच में तो यार बेइज्जती हो जाएगी, भर भर के बेइज्जती हो जाएगी। और मान लो सारी लड़कियां हो गई, कोई लड़का हो गया, वो कहेगा मैं तो एडमिशन भी ना लूं, ठीक है। तो तनाव मुक्त परिवेश होना चाहिए कि सारे अपने जैसे होने चाहिए, जिनको इंग्लिश बोलनी ना आती हो, फिर सारे एक साथ में सीखेंगे, ठीक है। तो भाषा शिक्षा को प्रावधान करना चाहिए। तो आपका ए सी डी आंसर ठीक है, बी आपका ये गलत है। कहा है भाई ए सी डी, कहा है ए सी डी, थर्ड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, यहां पर थर्ड के साथ यहां पर जा रहे हो। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ऐसा निर्देशात्मक विधि, एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल आपका मेथड जिसमें दिए जा रहे भाषा का जो निवेश है उसका स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ आपका ऊपर कहलाया जाता है, ये आपकी क्या कहलाई जाती है, ठीक है। पहली बात करते हैं समग्र भौतिक प्रक्रिया, यह भी आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स की बात करी जाती है, किसकी बात करी जाती है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स की बात करी जाती है। ये आपका मेथड दिया था जेम्स आसेंड ने, ठीक है। ये मेथड किसने दिया था, जेम्स साहब ने ये वाला आपका मेथड दिया था। अब इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, जो कोई भी टीचर होता है, यहां पर जो कोई टीचर होता है, टीचर बच्चों को यहां पर क्या देता है, टीचर बच्चों को यहां पर देता है निर्देश, यहां पर डायरेक्शन देता है, और उस निर्देश के प्रति बच्चा क्या काम करता है, फिर फिजिकल रेस्पॉन्स करता है। फिजिकल रेस्पॉन्स का मतलब कैसे है, टीचर मान लीजिए कोई कविता पढ़ रहा है, या टीचर मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहा है, और कहानी पढ़ने के बाद बच्चे उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मान लीजिए कविता पढ़ रहा है कि पतंग उड़ी कहाँ उड़ी, तो बच्चे क्या काम करे, पतंग उड़ी, ठीक है, इधर उड़ी उधर उड़ी, इस प्रकार से फिजिकल रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चों ने उसके प्रति फिजिकल रेस्पॉन्स करा, तो ये होती है आपकी टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड। समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि आपकी होती है, जो आपकी जेम्स आसेर के द्वारा दी गई थी। बट यहां पर उसने कहा कि वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा स्तर होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया बोधगम्य निवेश, सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। जो निवेश का जो स्तर होता है उससे ऊपर के वर्तमान स्तर से जो ऊंचा होता है बोधगम्य निवेश, स्टीफन क्रेसन का सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर बैच वगैरह की पूछते हैं, तो भाई सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करा करो। उसमें सभी टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे, अलग अलग कंटेंट उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर कर लीजिए। अभी आपकी क्लास भी चल रही है, और अभी आपका वो डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में ठीक है, अब उसके बारे में आपको बताना है। अपना फोन दे दे भाई, मेरे फोन की तो बैटरी इसकी गई, ठीक है, अपना फोन करके दे दे। चलिए भाई देखते हैं, तेरी की भी गई, चल देखते हैं और कौन सा ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बारे में नजर डालते हैं। आकलन जो होता है शिक्षार्थियों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। मैं आपका क्या काम करता हूं, मैं भी तो आपका असेसमेंट करता हूं ना, और लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोगों ने फिर क्या सीखा है। मैं भी तो यही काम कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, इसको चार्जिंग पे लगा दियो या नीचे ले जाइयो, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या काम करता हूं कि उसने क्या सीखा है, तो मैं भी आपका आकलन कर रहा हूं ना, तो पहला तो ठीक है। आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या नहीं सीखा, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट में जब मैं पूछता हूं कि आपका कितना स्कोर आया, मुझे पता लग जाता है कि आपने कितना सीखा है, कितना आपको आ गया है और कितना आपको नहीं आया, तो आपके दोनों ही ठीक हो जाएंगे। आकलन शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वह कहा, जी नहीं। ऐसा आकलन हमारे साथ स्कूल के अंदर किया जाता था। टीचर ने आकलन करा, मान लीजिए टेस्ट लिया, पेपर लिया, और उसके बाद जो बच्चे टॉप पर आ गए उनकी तारीफ करी, और बाकी को कह दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब तुम जिंदगी के अंदर कुछ बन ही नहीं पाओगे, ठीक है, या उनको पिछड़ा बालक घोषित कर दिया। तो ये काम आपको नहीं करना। आई होप आप लोग स्कूल के अंदर इस परेशानी से गुजरे होंगे, ठीक है। आप लोग सारे अपने ही बैच के हो, मतलब, ठीक है। आकलन शिक्षार्थी को उच्च कक्षाओं में प्रमोट यानी प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है, जी नहीं। जैसा मान लीजिए आज की डेट के अंदर आकलन होता है जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, तो समेटिव असेसमेंट की अगर बात करी जा रही है जिसमें बच्चे की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, तो वहां पर बच्चा का साल भर के दौरान आपका आकलन हुआ, अगर बच्चा पास हो जाएगा तो उसके अगली क्लास में उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए आपके समेटिव असेसमेंट को कम करने की बात करी जा रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो सी डी आपका गलत है, ए भी आपका ठीक है, ठीक है। तो काया अमिताभ बच्चन, ए भी आपका यहां पर ठीक है। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अक्सर यह देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो दीवारों पर और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखा यानी क्रम काटे, या जिसको बोल सकते हो आप लोग स्क्रिबलिंग, बनाते हैं। इसे किस रूप में देखा जाता है? देखिए, लेखन का जो आपका सबसे पहला मेथड होता है, लिखने का जो आपका सबसे पहला मेथड होता है वो आपका होता है स्क्रिबलिंग।
ये आप लोगों ने भी करा है, मैंने भी करा, आपके घर के अंदर बच्चे होंगे वो भी करते होंगे। ठीक है, बच्चे क्या काम करते हैं, कोई भी पेन ले लिया, कुछ भी चीज ले ली, उसको पूरी दीवार के ऊपर चलाते जाते हैं यूं, स्क्रिबलिंग। ठीक है, इस प्रकार से, अगर छोटा बच्चा है तो इस प्रकार से स्क्रिबलिंग। उससे थोड़ा सा बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत कोशिश करता है लिखने की, ये ऐसे ए लिखेगा, ठीक है, ये ऐसे बी लिखेगा, इस प्रकार से लिखेगा। तो इस प्रकार से बच्चा करता है आपके घर के अंदर, या कोई ड्राइंग बनाता हुआ आपको मिलेगा। अब यहां पर आप में से मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं, जब बच्चे अपनी स्क्रिबलिंग कर रहा होता है, पहले स्टेप के अंदर होता है लेखन के, क्रम कांटे बना रहा होता है, ठीक है, उसी टाइम पर बच्चों को वहां डिमोटिवेट कर देते हैं, उसको आके पीट देते हैं, धमका देते, चल तेरी वजह से पूरी दीवार गंदी होगी, पेंट खराब हो गया हमारा। ठीक है, देखो अभी यहां पर सौरभ बैठा हुआ है ना, तो सौरभ हमारे जो भांजे भांजे आते हैं तो पता है क्या काम करते हो, इसको जो लेटर आता है इसको उल्टा कर देते हैं, और इसकी जो कमर होती है ना, उस कमर के ऊपर किर्रम कांटे बनाते हैं, पेन चलाते रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी कमर के ऊपर कभी देखना, जब वो आएंगे फोटो खींच कर भेजूंगा। ठीक है, तो स्क्रिबलिंग जो होती है, किर्रम कांटे होती है, लेखन का पहला स्टेप होता है। इसलिए आपके घर के अंदर बच्चे ऐसा काम कर रहे तो उनको करने दिया करो। ठीक है, कभी मुंह पर भी कर देंगे, कमर के पीछे कर देंगे, दीवारों पर कर देंगे, कॉपी के ऊपर कर देंगे, तो आपको उस टाइम पर उनको धमकाना नहीं है। आप कहोगे सर आपके पास तो ठीक है पैसा है, हमारे पास तो नहीं है, दीवार खराब हो जाएगी और कॉपी कहां से लाएंगे, तो भाई फिर बच्चे की क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, जो किर्रम कांटे होते हैं, स्क्रिबलिंग होती है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, करने दिया करो। इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, समय की पूरी बर्बादी। बहुत से लोग पेरेंट्स कहते हैं बट टाइम बेकार करता रहता है, ये लाइनें खींचता रहता है, समय की बर्बादी नहीं है, लेखन का पहला स्टेप यहां पर बच्चा कर रहा है। ठीक है, और इस अवस्था को डिमोटिवेट कर दो, ठीक है, डिस्करेज कर दो, नहीं करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत है। लिखना सीखने का आरंभिक चरण है और इस अवस्था को प्रोत्साहित यानी कि इंकरेज करना चाहिए। देखो भाई, तुम्हें कसम है, एग्जामिनर ने भी सेकंड ऑप्शन कह दिया और इसको एनकरेज करना है। तो आपके घर में जो भी बच्चा किर्रम कांटे बनाता हो ना दीवार के ऊपर भी, तो बनाने देना। ठीक है, और मान लीजिए आपने अपने बच्चों को परमिशन दे दी, या मान लीजिए किसी का हस्बैंड ने आकर लड़ाई कर दी, उसको आप लोग खुद सोल्व करना, लेकिन आंसर आपका सेकंड के अनुसार बिल्कुल ठीक है। कभी पता चला आपके किसी के हस्बैंड, किसी के भाई या घर वाले मेरे ऊपर टूट जाए कि खुद तो वहां पर पढ़ा रहा है, पैसे भी ले रहा है और हमारे घर का नाश करवा रहा है बच्चों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रीडिंग से जुड़ा हुआ, पठन से जुड़ा हुआ, यानी पढ़ने से जुड़ा हुआ। आपको हमेशा बस मेरी एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जब भी आपकी रीडिंग की बात होगी तो वो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अर्थपूर्ण आपका दिगम होना चाहिए, बस इस वर्ड को देख लेना। अगर यहां पर पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है, जब हम पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है, पढ़ने का अर्थ निर्माण की हम लोग समझते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, पठन सौम्निम, सौम्निम क्या होती है, ध्वनि की आपकी जो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो आपकी इकाई होती है भाषा की, वो कौन सी होती है, आपकी सौम्निम होती है। तो सौम्निम ध्वनियों के समूह शब्द और वाक्य से शुरू होता है। क्या ये बात यहां पर बिल्कुल ठीक है। पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोझ है। देखो ये उससे अप्रोप्रिएट है, जो भी सामग्री है उसके प्रति समझ बनाओ, इसलिए मैंने कहा मीनिंगफुल आपकी रीडिंग होनी चाहिए, और उसके प्रति बोझ यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो, बीबी के साथ आप जा रहे हो। किसके बीबी के साथ जा रहे हो, क्वेश्चन की बीबी के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रूप आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन क्या अर्जित करता है। देखिए कई प्रकार की नॉलेज होती है और उन नॉलेज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं कहने वाला तभी प्रकार के प्रकार होते हैं। तो जो नॉलेज होते हैं, ज्ञान होती है, उसके कई प्रकार होते हैं। दो प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ठीक है, दो क्या तीन चार लिखे हुए हैं आपके सामने, दो जानना आपके लिए जरूरी है, कभी टाइम मिलेगा डिटेल में बता दूंगा, वरना ये दो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। पहला कार्य विधिक ज्ञान, यानी कि आपकी प्रोसीजरल नॉलेज, वो ज्ञान जिसको एक प्रोसीजर के थ्रू सीखा जाता है। जैसे आप लोगों अब ये लैंग्वेज पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो इसको प्रोसीजर के थ्रू सीख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे चीजें पूछी गई, धीरे धीरे करके मैं आपका और लेवल बढ़ा दूंगा आपके एग्जाम तक। या फिर आप लोग अपने क्या काम करो, अपने कॉलेज के अंदर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के दौरान आप लोगों ने कुछ पढ़ा, वहां पर पढ़ने के बाद फिर आप लोग यूट्यूब के ऊपर आए, थोड़ा वहां से पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, सचिन सर से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ा, उसके बाद जॉब वाले एग्जाम में बैठ के वहां से पढ़ा। तो यहाँ पर जो आप लोग नॉलेज ले रहे हो, एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर नॉलेज ले रहे हो, उसके बाद आप लोग जॉब लोगे, तो ये आपका कार्य विधिक ज्ञान है, यानी आपका प्रोसीजर नॉलेज है, वो नॉलेज जिसको एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर लिया जाए। दूसरी नॉलेज होती है आपकी घोषणात्मक ज्ञान, यानी कि आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज, वो नॉलेज जो किसी भी भाषा, किसी भी ज्ञान के सभी पहलुओं की बात करती हो। अब यहां पर भाषा के एक पहलू की बात हो रही है, व्याकरणिक पहलू की बात हो रही है, लेकिन डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी घोषणात्मक ज्ञान में भाषा के या ज्ञान के सभी पहलू की बात हो जाएगी, वो आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है। सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा।
बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। 200 रुपए अमर कुमार ने यहाँ पर भेजे है सुपर चैट के। वाह भाई अमर कुमार, 200 रुपए भेजे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप लोगों भी स्टूडेंट हो, सुपर चैट के पैसे मुझे मत भेजा करो। देखो मेरे पास मतलब आपका प्यार है, वो बहुत है, काफी है। पैसे भेजने से ये थोड़ी है कि मैं आपको एक्स्ट्रा प्यार करने लगूंगा कि मेरे पास इतने पैसे भेजे हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, आपके लिए 200 रुपए बहुत मायने रखता है, शायद मेरे लिए भी मायने ना रखता हो, आपके लिए बहुत मायने रखते हैं पैसे, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज मत भेजा करो सुपर चैट के पैसे। जैसे 200 रुपए भेजे तो किसी को अपना जानवरों को बेचारों को खाना खिला दिया करो, ठीक है, मेरी तरफ से काम कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शीला निम्नलिखित भाषा संबंधी गतिविधियां करती है। देखते भाई शीला क्या क्या करती है। पता लगाए कि उनमें से कौन सा BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल होती है, और दूसरी होती है आपकी CALP कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है। कभी कभी एग्जामिनर इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, BICS और आपका CALP के बारे में, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में सिंपल सा आपको समझा देता हूं। अगर आपके सामने बात हो, BICS की बात हो जाए, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल की बात हो जाए, ये वाली वो स्किल होती है, वो भाषा होती है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाती है, जो आपकी अनऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? जो आपकी अनऑफिशियल लैंग्वेज होती है, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप लोग बोलते हो, ठीक है। और भाई क्या हाल है? वही चड्डी भाई वही खाल है। और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस यार टाइम काट रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अनऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जा रही है। तो इसके अंदर कोई इतना शब्दों व्याकरणों का ज्यादा विशेष जोर इसके अंदर नहीं दिया जा रहा। एक होती है आपकी CALP कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। जैसा आप लोग इसके नाम से समझ रहे हो, ऑफिस के अंदर बोली जाती है। अगर आपका बॉस आपसे पूछने लग जाए और भाई क्या हाल है, तो आप लोग बॉस से क्या कहोगे? वही चड्डी। ठीक है, तो वही खाल है, ऐसे थोड़ी कहोगे। बॉस कह देगा अच्छा अभी तुझे बताता हूँ, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज एंकर है, न्यूज एंकर जब न्यूज बताते हैं तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। न्यूज एंकर यूं नहीं कहेंगे हाँ भाई ओए देख लो समाचार पत्र, जल्दी जल्दी बता रहा हूं या बता रही हूँ, इधर को मुंह उठा लो और देख लो यहाँ पर, ऐसे नहीं बोल सकते ना, वरना वहीं पर नाश हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी CLP होती है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी BICS है और कौन सी CLP है। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना और अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में सामाजिकता करना, कौन सी हो जाएगी आपकी? दोस्तों के साथ अनऑफिशियल, ठीक है, आपकी कौन सी हो जाएगी? BICS हो जाएगी, ठीक है। अगली बात है अपनी भौतिकी कक्षा में नोट्स लेना और प्रयोगों की रिपोर्ट लेना। अगर यहां पर अपनी भाषा में सब चीज करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगी, और दूसरे को दे दिया उसकी समझ में नहीं आएगी। आपने देखा होगा जो आदमी खुद के नोट्स बनाता है ना, वो सिर्फ उसी को समझ में आते हैं, अगर वो नोट्स किसी और को दे देगा उसको समझ में नहीं आते, ठीक है। अब कहोगे सर आपके वाले नोट्स तो फेमस है, मैंने टाइप कराए हुए, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएगी CALP हो जाएगी। तो यानी ये आपका A आपकी BICS है और दूसरा आपका CALP है। कहा है भाई आपका A BICS है और B CLP है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, जो मैं पढ़ाने के दौरान जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं BICS का यूज करता हूं या CALP का यूज करता हूं? बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं कौन सी का यूज करता हूं, BICS का या CALP का? देखता हूं आप लोग कितना इसके बारे में बताओगे, ठीक है। बताओ कौन सी वाली का मैं यहां पर यूज करता हूं, जल्दी बताओ। इतने क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। देखो ये क्वेश्चन आपका मतलब एक बार और करवा चुका हूं मैं। और विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात, मौन पठन मतलब चुपचाप पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। आई होप आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, मैं खुद ऐसे पढ़ता हूं चुपचाप, बोल बोल कर नहीं पढ़ता, बट छोटा बच्चा बोल बोल कर पढ़ता है, ठीक है। तो मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। क्या करती है? कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? यहां पर लखनऊ की बात हो रही है, हजरतगंज, ठीक है। और लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? अब टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, क्यों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मेरी लैंग्वेज का तो पूछ लूं, क्या बता रहे हो? बोथ CLP BICS, ठीक है। शुरुआत के बच्चे ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, बोथ है मेरी। ऑफिशियल भी रहती है अनऑफिशियल भी रहती है। अबे ये वाला डायलॉग कहां से? और भाई क्या हो रहा है? बस काट रहे। ये कौन सी भाई आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये तो अनऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन बीच में जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ठीक है। या इनको भी अपनी भाषा में ऐसी पढ़ू। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा A व B के प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? देखिए यहां पर प्रश्नों के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके ऊपर नजर डालिए। पहला आपके सामने दिया हुआ है पुनरावर्त्यात्मक प्रश्न। वे प्रश्न जो आपके किसी चैप्टर के खत्म करने के बाद टीचर यह जानने के लिए पूछता है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। यानी यहां पर चैप्टर की वो क्या काम करता है? पुनरावृत्ति करता है अपने चैप्टर की, ठीक है, अपने चैप्टर की पुनरावृत्ति करता है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद
ठीक है। इस जो आज की ये वीडियो है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने लग जाऊं कि बताओ भाई आपका BICS की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, पुनरावर्त्यात्मक आपसे प्रश्न पूछे, यानी चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने आपसे क्वेश्चन का क्या काम करा, पुनरावृत्ति कर दी कि देखो आपको कितना आता है नहीं आता। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पर मौन पठन के पश्चात वह उनसे प्रश्न कर रही है। दूसरा होता है कालांतरित प्रश्न, सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कालांतरित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो आपके मौन पठन के बाद पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो टीचर क्या करता था, चुपचाप बिना शोर मचाए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सारे बच्चे चुपचाप बिना शोर मचाए पढ़ते थे, वरना टीचर पनिशमेंट देता था, सजा देता था। उसके बाद बच्चे टीचर कहता था टाइम खत्म, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ हजरतगंज में क्यों शोर था, लखनऊ को नवाबों के शहर क्यों कहा जाता है। तो आपका कालांतरित प्रश्न है, ठीक है। परिचयात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक परिचय के रूप में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा आज मैं आपको हिंदी पेडागोजी करा रहा हूं भाई, और हिंदी पेडागोजी में आपको ये बाकी लैंग्वेज में भी आपको पूरा हेल्प करेगी। तो आपका परिचयात्मक प्रश्न है। बोधात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो आपके कंटेंट की या जो आपने ज्ञान अर्जित करा है उसकी क्वालिटी को जानने के लिए आपसे पूछा जाता है और बाद में उसकी जो वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर ठीक है। अब आ गए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोगों को बताइए मुझे ईमानदारी से, क्या मेरे 30 क्वेश्चन होते हैं या कम से कम मेरी एक क्लास में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिए, क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता के जाए या सभी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरे 30 क्वेश्चन आ गए मैं उनको बहुत डिटेल में बताता हूं, और यही से कई सारे कंसेप्ट और कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे 30 क्वेश्चन नहीं रहते, ये कम से कम आपके 80-100 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपके दिया हुआ है कि क्लास में दिए गए कार्य के रूप में क्लास थर्ड का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ, त्रुटियां मतलब गलतियां, एरर्स जो होता है, उसके साथ में कोई वाक्य लिखता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। देखिए कोई भी बच्चा सीख रहा है, मान लीजिए आप सीख रहे हो, या क्लासरूम के अंदर जब हम लोग छोटे थे तो यार पढ़ने के दौरान बच्चा गलती करता है, यानी जब बच्चा आपका लर्निंग करता है, अधिगम करता है, तो क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा है जो लर्निंग के दौरान गलती ना करता हो, त्रुटि ना करता हो। हर कोई त्रुटि यानी कि गलतियां करता है यहां पर, ठीक है। त्रुटि उल्टा लिख दिया, हर कोई क्या काम करता है यहां पर, त्रुटि यानी कि गलतियां करता है, एरर्स करता है। आपको एक बात समझनी है जिसके बारे में आपका एनसीएफ 2005 भी इनके बारे में बात करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बढ़ता है कि आपकी जो त्रुटियां होती है, एरर्स होती है, ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यानी कि बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका हिस्सा होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो टीचर को पता कैसे लगेगा कि बच्चे ने कहा गलती करी है। जैसे स्कूल के अंदर पता है क्या होता था, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते थे उनको कुछ नहीं आता था, लेकिन क्या काम करते थे, हाँ भाई कैसे तूने ये होमवर्क कैसे करा, तूने क्वेश्चन कैसे करा, भाई ऐसे करा, सारा का सारा टीप दिया, टीचर को जाके दिखा दिया, एक भी गलती नहीं हुई। क्यों? समझदार बच्चे की कॉपी से टीपा। तो वहां पर टीचर को पता लगेगा, वो तो सोचेगा बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, सारे ठीक दे दिए। आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो सोच लो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग यहां पर गलती कर रहे हो तो ठीक, अच्छी बात है कि आपकी लर्निंग अच्छी चल रही है। अब क्या हो गया सर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम गलती करते थे तो जो हमारे टीचर रहते थे छुटते आके गाल पे मारा, गुद्दी पे मारा, या मुर्गा बना दिया, या हमारे हाथ खड़े कर दिए, वो तो हमें मारते थे भाई। उस टाइम पर इतनी नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पर आपके सचिन सर भी नहीं थे जो आपको बता सके। पनिशमेंट देना, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 17 के अंदर ये क्लियर प्रावधान है कि हम बच्चे पर को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट यानी सजा नहीं दे सकते, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही बच्चों को मानसिक रूप से। आज की डेट के अंदर हम बच्चों को तरफ ऐसे भी उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो उंगली की जगह गधे, बेवकूफ, फूल बोलते रहते हो, मेरा मन है भाई, ठीक है, वो छोटे बच्चों के लिए, ठीक। तो यहां पर आप लोग समझ गए कि लर्निंग क्या होती है, प्यार में बोलता भाई ज्यादा कोई सीरियस मत लिया करो उसको, ठीक। आपको ध्यान रखनी है, अगर त्रुटियों की बात आ रही है तो त्रुटियों को आपको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है, बच्चे की गलतियों को, ठीक है। तो गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके सही रूप को लिखना, ऐसे टीचर करते थे। मान लीजिए बच्चा कुछ लिख कर आया, हम लोग कुछ लिख कर ला रहे हैं, तो टीचर क्या काम करता था, ऐसे लाल घेरा बना दिया और उसके बाद क्या काम करता था, सही लिख देता था, ये तूने गलत लिखा है, दो मारे कान के ऊपर, ये सही, ऐसे लिख के ला, जा चल बैठ, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना। आप क्या कहोगे सर हमारे साथ तो सब हुआ है, ये सब भुगते हुए हम, अब भुगते हुए तो क्या करें, मैं खुद भुगता हुआ हूं, ठीक है। गलतियों पर घेरा बनाकर, ऐसे जैसे घेरा बना दिया, बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, ये बात कह दी, सही करके कह दिया है, सही रूप लिख कर लाओ, ये काम उसको नहीं करना। गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखकर, ठीक है, शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा। भाई गलती को रेखांकित कर दिया कि बेटा आपने गलती करी है, ये वर्ड आपने गलत लिखा है, ठीक है। अब एक काम करो, गलती की प्रकृति पता चलेगी, मान लीजिए बच्चे ने मात्रा गलत लगाई है, कुछ भी काम करा है, तो शिक्षार्थियों को उनको सुधारने के लिए कहा कि बेटा एक बार और प्रयास कर,
एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर बच्चा कोई भी किसी प्रकार की गलती कर रहा है तो उस गलती का समाधान आपको तुरंत ही नहीं करना। जैसे ही बच्चे ने गलती करी तुरंत मतलब कूद गए, बेटा गलती कर दी, ला मैं अब इसका बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखना है बच्चे की गलती के कुछ समय के बाद आपको उसका समाधान करना है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका थर्ड यहाँ पे ठीक है। बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखवाने के लिए कहना है। यार ऐसे स्कूल वाले करवाते थे, मान लो अगर कोई गलती कर दी ना तो पता है टीचर क्या कहता था, जा होमवर्क के अंदर ये जो गलती करी है ना इसको 100 बार लिख कर लाइयो। और लिख कर लाते थे, नहीं लिख कर लाए तो अगले दिन बजता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, एक तो होमवर्क दे दिया वही गलत, और होमवर्क के इस माध्यम से बच्चा किसका शिकार होता है, रोट लर्निंग का। बच्चा इस गलती को याद कर रहा है और रट रहा है, सॉरी रट रहा है, जबकि हमें रटनी नहीं है, इसकी गलती का प्रकृति का पता लगाना है और फिर खुद बच्चों को उसमें ठीक करवानी है। तो यहां पर आपका जो था क्लास वो यहां पर खत्म होगी। अब मुझे ईमानदारी से बताओ आपका यहां पर कितना स्कोर आया 30 में से, लेकिन क्वेश्चन 30 नहीं थे, 30 से जितनी चीजें मैंने आपको समझाई कम से कम आज आपके 90-100 क्वेश्चन बन गए होंगे, ठीक है। अब मुझे ईमानदारी से आप लोग यहां पर क्वेश्चन बताओ, फिर जो आपकी गलती होगी मैं तुरंत ठीक करूंगा, तुरंत आपको 2-3 शब्द बोलूंगा, क्योंकि भाई वो स्कूल के अंदर चीजें चलती है, हम आपस में बड़े लोगों की नहीं चलने की। अभी आप लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए भाई, और उसके अलावा भाई जो लोग अपना कोर्स के बारे में पूछ रहे थे तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको सभी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 की पढ़ाता हूँ, और इसके अंदर ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आप लोगों का जो भी पेपर हो, एनसीईआरटी मॉक टेस्ट वगैरह हो, ठीक है। और ये अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, 30 तारीख तक आपका डिस्काउंट भी है, उसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की क्लास आपको रोज मिलती रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक एंड शेयर तो आप लोग बिना कहीं कर ही देते हो, दोस्त यारों के पास कर दिया करो, ठीक है। अब बताओ भाई ईमानदारी से आपका कितना स्कोर हुआ है, 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ है, और मैं अब आपका असेसमेंट करता हूं, देखता हूं कि कितना आपको आता है, ठीक है। ठीक है भाई आपका, चलो भाई आगे देखते हैं, आपका स्कोर आना शुरू हो गया, ठीक है। लैंग्वेज 2 के लिए करवा, अरे भाई ये लैंग्वेज आपने 2 ली होगी, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगी। मान लीजिए आपके पास इंग्लिश है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है उसमें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। वरना मैं अलग से भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई आपका, थैंक्स फॉर नाइस क्लास सर। 30 में से 22 शंभू के है, ऋषव के 15 है, स्पोर्ट्स के 27 है, मोहम्मद मुजफ्फर आलम के 22 है। गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट भाई सिंपल, ठीक है। रणधीर कुमार के 21 है। फरमूज खान, आई थिंक फरमूज या फरमोज खान है, मैं ठीक से मुझे पता नहीं है। 30 में से 20 है इसी स्टूडेंट के। ममता क्या कह रही है, ममता ने नहीं बताया। ब्रोकन बॉय के 30 में से 19 है। स्कोर आपका ठीक ठीक मतलब जा रहा है, 30 में से 23, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मतलब आपने देख लिया कि मतलब वो सिंपल सादे क्वेश्चन अब आपके हमारे नहीं चलने वाले, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, जो बच्चे पहली बार जुड़ते हैं, ठीक है, वरना सभी बच्चों को ये चीज पता रहती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।